हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी किंगडम। दोस्तों, घटना चक्र का पीसीएस के लिए प्रैक्टिस सेट सामान्य अध्ययन का 5 प्रैक्टिस सेट जो है पब्लिश किया गया है। तो वीडियो के माध्यम से 5 के 5 प्रैक्टिस जो है कंप्लीट करने और आज की इस वीडियो में प्रैक्टिस सेट नंबर 1 को हम लोग कवर करेंगे। पीडीएफ आपको @UPPCS किंगडम पर मिल जाएगा। चैनल ज्वाइन नहीं किए हैं, ज्वाइन कर लीजिएगा। सामान्य अध्ययन प्रैक्टिस टेस्ट पेपर 1 है। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत के प्रथम एक्वा पार्क की स्थापना की जाएगी। तो भारत का पहला जो एक्वा पार्क होगा किस राज्य में स्थापित होगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी सही जवाब होगा, अरुणाचल प्रदेश में। तो इसी एक्वा पार्क की जो स्थापना का प्रावधान हो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का प्रमुख हिस्सा है। अगला प्रश्न है 2 अक्टूबर 2022 में उत्तर प्रदेश के किस नगर में उत्तर प्रदेश के पहले हाइपर स्केल डेटा सेंटर का लोकार्पण किया गया है। तो आप कई बार वीडियो के माध्यम से आबार कवर कर लिए होंगे। योटा D1 की बात की गई यहाँ पर। तो योटा D1 का लोकार्पण कहाँ पर किया गया है? ग्रेटर नोएडा में। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी सही जवाब बन जाएगा। यूपीपीसीएस के लिए घटनासार का यूपी करंट अफेयर्स पड़ा है, घटना चक्र दृष्टि है, दोनों में से आप कवर कर लीजिए अच्छे से, उससे बाहर कुछ नहीं आने वाला। नवंबर 2022 में भारत के पहले भारतीय जैविक डेटा केंद्र की स्थापना कहाँ पर की गई है? भारत का पहला भारतीय जैविक डेटा केंद्र। सही जवाब यहाँ पर बन जाएगा ऑप्शन बी, फरीदाबाद में। और आपको मालूम होना चाहिए कि यहाँ पर जो है डिजिटल डेटा को ब्रह्म नामक सुपर कंप्यूटर में जो है वो संग्रहित किया जाएगा। चौथा प्रश्न है कि नवंबर 2022 में प्रक्षेपित भारत के पहले निजी रॉकेट का नाम क्या है? तो भारत का प्रक्षेपित जो पहला निजी रॉकेट है, नाम क्या है? सही जवाब यहाँ पर बन जाएगा ऑप्शन ए, विक्रम यस। अगला प्रश्न है कि आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा जारी वर्ष 2022 की स्वच्छता सर्वेक्षण पुरस्कारों के संदर्भ में 1 लाख से कम की यहाँ पर बात की गई। 1 लाख से कम जनसंख्या वाले शहरों में स्वच्छतम शहर का पुरस्कार किसे दिया गया है? 1 लाख से कम, ध्यान दीजिएगा। अगर 1 लाख से अधिक होता तो आप आंख मूंद के लगा देते, क्या इंदौर एमपी का। 1 लाख से कम पूछा गया है, तो यहाँ पर कौन सा शहर है? महाराष्ट्र का पंचगनी है। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी सही जवाब होगा। इसको पहला पुरस्कार, प्रथम स्थान का पुरस्कार मिला है। वहीं पर छत्तीसगढ़ का जो पाटन, इसको दूसरा, और कराड़ जो महाराष्ट्र का है उसको जो है तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। जबकि 1 लाख से अधिक वाले में जो है 7 स्टार कचरा मुक्त शहर रेटिंग जो प्रदान किया गया है आपको, यो इंदौर को। तो यहाँ का ऑप्शन बी सही जवाब बनेगा। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2022 के अनुसार 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में प्रथम स्थान पर कौन सा शहर है? यह यूपी स्पेशल हो गया आपका। तो 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में प्रथम स्थान पर जो रहा है वह लखनऊ रहा है। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए सही जवाब बन जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस शहर को वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? किस शहर को वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड? यहाँ पर आपका सही जवाब बन जाएगा ऑप्शन बी, हैदराबाद, तेलंगाना को। तो वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 का जो आयोजन रहा है वह अक्टूबर 2022 में दक्षिण कोरिया के जेजू शहर में हुआ था। और यहाँ पर जो है हैदराबाद को कुल 6 श्रेणियों में अवार्ड प्रदान किया गया था। तो हैदराबाद को वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। अक्टूबर 2022 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा स्टैच्यू ऑफ डिग्निटी यानी मर्यादा, तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की जय। तो अयोध्या आप चले जाएंगे, ऑप्शन यहाँ पर इस सही जवाब बन जाएगा। अगला प्रश्न है कि अक्टूबर 2022 में विश्व की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा का लोकार्पण कहाँ पर किया गया है? तो शिव प्रतिमा का जो लोकार्पण किया गया है वह राजसमंद के नाथ द्वार में यानी राजस्थान में होगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए सही जवाब बन जाएगा। इस प्रतिमा का नाम क्या दिया गया है? विश्वास स्वरूपम।
विश्वास स्वरूपम। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा नवंबर 2022 में अनावरण की गई स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी किससे संबंधित है। स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी किससे संबंधित है, तो इसका लोकेशन जो है बंगलुरु कर्नाटका में है और यह नाद प्रभु कैंप गौड़ा की जो है धातु की प्रतिमा है। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी सही जवाब बन जाएगा। ये सारे फैक्ट आपको घटना चक्र दृष्टि वाले में मिलेंगे तो आप अच्छे से कवर किए होंगे, इसका आप रिवीजन के तौर पर प्रैक्टिस कर रहे हैं। निम्नलिखित में से किसने टाइम 2022 लिस्ट ऑफ 100 इन्फ्लुएंशियल पीपल के स्थान प्राप्त किया। तो टाइम 2022 लिस्ट ऑफ 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल, तो कौन है इसमें, कौन कौन, तो गौतम अडानी, करुणानिधि, खुर्रम परवेज। इसमें अडार पूनावाला नहीं है तो यहाँ पर 3 आप हटा दो, यानी 1 2 4। ऑप्शन यहाँ पर डी सही जवाब है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत की क्या रैंक है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, तो 180 देशों में भारत की जो रैंक है 150 है। ऑप्शन यहाँ पर डी सही जवाब बन जाएगा। इसमें जो है नॉर्वे जो है वो नंबर 1 है, नॉर्वे जो कंट्री है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत लक्षित समूह है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, तो प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की जो शुरुआत है कोविड-19 के दौरान जो है हुई थी वर्ष 2020 में, और बेसिकली ये फुटपाथ विक्रेताओं से संबंधित है। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी सही जवाब बन जाएगा। अगला है सितंबर 2022 में मनाए गए विश्व पर्यटन दिवस 2022 की थीम क्या थी। विश्व पर्यटन दिवस, विश्व पर्यटन दिवस हर साल आप 27 सितंबर को मनाते हो। 2022 की थीम क्या थी, सही जवाब यहाँ पर बन जाएगा रीथिंकिंग टूरिज्म फ्रॉम क्राइसिस टू ट्रांसफॉर्मेशन, ऑप्शन डी। दूसरे खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेल कहाँ पर आयोजित हुए हैं, तो खेलो इंडिया विश्वविद्यालय दूसरा कहाँ पर आयोजित हुआ, सही जवाब यहाँ पर बन जाएगा ऑप्शन सी बंगलुरु कर्नाटका में। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय भाषा दिवस कब मनाते हो, तो 21 फरवरी। ऑप्शन यहाँ पर सी सही जवाब बन जाएगा। वर्ष 2023 की थीम क्या रही है, तो थीम थी बहुभाषी शिक्षा, शिक्षा के रूपांतरण की आवश्यकता है। तो थीम क्या है, बहुभाषी शिक्षा, शिक्षा की रूपांतरण की आवश्यकता है। 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। 2023 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए भारत के किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश को चुना गया है। इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आपका सही जवाब बन जाएगा ऑप्शन डी नई दिल्ली में। और भारत आप जानते हो G20 की जो अध्यक्षता करेगा वो 1 दिसंबर 2022 से लेकर के 30 नवंबर 2022 तक, 30 नवंबर 2023 यानी 1 साल, 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023, 1 साल की अध्यक्षता। अगला प्रश्न है कि विश्व खुशहाली सूचकांक 2023 के अनुसार भारत कौन से स्थान पर है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में इंडिया की रैंक क्या है, सही जवाब यहाँ पर बनेगा ऑप्शन सी 126वां स्थान है। और सबसे जो खुशहाल देश होगा वह कौन सा है, तो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स की रिपोर्ट जो आपको बताती है सबसे ज़्यादा जो खुशहाल कंट्री है वह है फिनलैंड, फिनलैंड है। और सबसे यानी खुशहाल में एकदम जीरो होंगे, सबसे निचली कंडीशन किसकी है। प्रश्न है कि विश्व आर्थिक मंच सम्मेलन 2023 कहाँ पर आयोजित हुआ है। ऑप्शन यहाँ पर ही सही जवाब होगा स्विट्जरलैंड में। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, यहाँ पर आपको बताना है। विश्व दिवस दे रखे हैं और किस तिथि को मनाते हैं। पहला दिया गया अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर साल 8 मार्च, बिल्कुल सही है। विश्व जल दिवस आप हर साल कब मनाते हो, विश्व जल दिवस दे दिया 22 अप्रैल को, तो 22 यहाँ पर क्या होना चाहिए था मार्च, अप्रैल में होता है 22 मार्च, 22 अप्रैल को आप कौन सा मनाते हो, तो विश्व पृथ्वी दिवस है। ठीक है, तो विश्व पृथ्वी दिवस।
तो विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22, यहाँ पर होना चाहिए था क्या? मार्च। इसलिए ऑप्शन यहाँ पर बी गलत दिया हुआ, तो यही सम्मिलित नहीं, ऑप्शन बी सही जवाब बन जाएगा। विश्व को श्रेष्ठ कुष्ठ निवारण दिवस 30 जून को है, विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी, सभी सही है। भारत ने फरवरी 2022 में युद्ध प्रभावित यूक्रेन से भारतीयों को लाने के लिए किस मिशन के तहत लोगों को निकाला है? ऑप्शन यहाँ पर आपका डी सही जवाब, ऑपरेशन गंगा। यूनाइटेड नेशन में भारत का स्थायी प्रतिनिधि कौन है? ऑप्शन यहाँ पर आपका सी सही जवाब है, रुचिरा कबूज। वर्तमान में इंटरपोल के अध्यक्ष अहमद नसर अल रईसी निम्नलिखित में से किस देश से संबंध रखते हैं? ऑप्शन यहाँ पर डी सही जवाब होगा, संयुक्त अरब अमीरात। भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय सैन्याभ्यास हरिमऊ शक्ति 2022 आयोजित हुआ है? हरिमऊ शक्ति 2022 का आयोजन सही जवाब है भारत और मलेशिया। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि 80वां जो गोल्डन ग्लोब अवार्ड है, इसमें किस मूवी को सर्वश्रेष्ठ मोशन फिल्म यानी ड्रामा का पुरस्कार दिया गया है? यहाँ पर पहला है माल-ई, दूसरा है स्लम डॉग मिलियनेयर, ये भी गलत है। तो 80वां जो दिया गया है वो दी फेबलमैन्स को दिया गया है। तो 80वां गोल्डन ग्लोब पुरस्कार जो सर्वश्रेष्ठ मोशन फिल्म ड्रामा का पुरस्कार है द फेबलमैन्स को दिया गया है। ऑप्शन सी सही जवाब है। निम्नलिखित में से समाचार पत्रों में से किसने प्रतिष्ठित लोक सेवा श्रेणी में पुलित्जर पुरस्कार 2022 जीता है? ऑप्शन यहाँ पर सी सही जवाब है, द वाशिंगटन पोस्ट। तो गीतांजलि श्री को दिया गया है इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार 2022, द टॉम ऑफ सैंड के लिए है, रेत समाधि से संबंधित। अगला है निम्नलिखित में से आपको सम्मिलित करना है, कौन सा यहाँ पर सम्मेलन सही होगा? अर्जुन पुरस्कार दिए हैं और किस खेल से संबंधित यहाँ पर आपको बताना है। पहला दिया गया है सीमा पुनिया, तो सीमा पुनिया एथलेटिक्स हो जाएंगे। लक्ष्य सेन, तो लक्ष्य सेन संबंधित किससे होंगे? बैडमिंटन। सुशीला देवी का संबंध किस खेल से? तो ये जूडो। निगात जरीन बॉक्सिंग, मिलान कर लो। ए का 3 है, वी का 1 है, सी का 4 है और डी का 2 है। तो 3142, 3142 ऑप्शन यहाँ पर डी सही जवाब बन जाएगा। ऑप्शन डी सही जवाब है। और आप जानते हो वर्ष 2022 में टोटल कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार दिया गया है? 25। अगला है कि मार्च 2023 में किस सांसद को सर्वश्रेष्ठ सांसद के लिए पुरस्कृत किया गया है? सांसद को सर्वश्रेष्ठ सांसद के लिए पुरस्कृत किया गया मार्च 2023 में। सही जवाब यहाँ पर बनेगा ऑप्शन डी, असदुद्दीन ओवैसी। किस राजनीतिज्ञ को वर्ष 2023 में पद्म विभूषण पुरस्कार प्रदान किया गया है? सही जवाब यहाँ पर बन जाएगा ऑप्शन ए, मुलायम सिंह। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री, 3 बार रहे, यूपी स्पेशल में अच्छे से कवर किए हैं। मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्राप्त हुआ है? सही जवाब यहाँ पर बन जाएगा ऑप्शन बी, बुर्ज होम। सिंधु घाटी संस्कृत वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि पहला दिया है कि सिंधु घाटी सभ्यता यानी एक नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी जो सभ्यता है वैदिक सभ्यता से भिन्न थी, क्यों? क्योंकि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी एक नगरीय सभ्यता थी। बिल्कुल सही है, सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, जबकि जो वैदिक सभ्यता रही ये क्या थी? आपकी ग्रामीण रही है, तो भिन्न हो गया नगरीय होने का। इसके पास चित्रलेखीय लिपि थी, यानी सिंधु घाटी जो सभ्यता थी इसके पास चित्रलेखीय लिपि थी, तो बिल्कुल सही है, चित्रात्मक जो है वो प्रस्तुतिम लिपि रही है सिंधु घाटी सभ्यता की। तो दूसरी बात भी सही है, इसलिए भिन्न है वैदिक सभ्यता से। सिंधु काल में जो है लोहे का प्रयोग नहीं होता था, तो सिंधु सभ्यता के जो लोग रहे लोहे से परिचित नहीं थे। लोहे का जो उपयोग हुआ था वो वैदिक सभ्यता में किया जाता था। सिंधु सभ्यता में लोह जो नहीं प्रयोग होता था बल्कि कांसे का उपयोग किया जाता था। इसलिए सभी बातें सही हैं। भिन्न होने का कारण ऑप्शन डी सही जवाब है। लोथल किस नदी के तट पर अवस्थित है? लोथल, तो लोथल आप जानते हो भोगवा नदी के किनारे स्थित गुजरात में है लोथल, और ये कपत्तन नगर भी है आपका
तो ऑप्शन यहाँ पर आपका ए सही जवाब बन जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरास्थल कौन सा है? भारत का, तो भारत का सबसे बड़ा, वैसे पूरे में देखेंगे तो सिंधु घाटी सभ्यता, आप मोहनजोदड़ो, जो कि मोहनजोदड़ो बड़ा ओवर, लेकिन भारत में पूछा गया है तो भारत में सबसे बड़ा जो होगा वह राखीगढ़ी हरियाणा का। ऑप्शन यहाँ पर डी सही जवाब बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पर मिलान करने को दिया गया है, सूची 1 और सूची 2 को मिलान कर किस वेद में कौन सा प्रसंग होगा यहाँ पर दिया गया है। जैसे कि ऋग्वेद जो दिया गया है, तो ऋग्वेद में क्या बात है, जो कि सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं और 10,552 ऋचाएँ हैं। और ऋग्वेद में जो मंत्र वगैरह दिए हैं, सूक्त प्रार्थनाएं हैं। यहाँ पर ए का 4 होगा। यजुर्वेद में किसकी बात की गई है, तो यजुर्वेद का जो संबंध है कर्मकांड की बात की गई है, तो स्रोत कर्मकांड हो जाएंगे, तो बी का 2 हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए सही जवाब बन जा रहा है। सामवेद में आप जानते हो संगीतमय की बात की गई। अथर्ववेद में जो है आपका तंत्र मंत्र एवं वशीकरण से संबंधित, तो इस तरह आपका ऑप्शन ए सही जवाब बन जाएगा। अगला प्रश्न है कि T4 बैक्टीरिया फेज उत्पन्न किए जा सकते हैं। T4 बैक्टीरियो फेज उत्पन्न किए जा सकते हैं। सही जवाब यहाँ पर बन जाएगा आंतरीय जीवाणुओं ई कोलाई में। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन विषाणुओं के संबंध में गलत है। विषाणु से संबंधित कथनों पर विचार करना है, बताना है कौन सा गलत है। तो यहाँ पर गलत जो दिया है कि विषाणु मृतोपजीवी होते हैं, यह कथन आपका गलत हो जाता है, क्योंकि विषाणु केवल जीवित कोशिका के अंदर ही द्विगुणित होता है तथा यह अविकल्पी परजीवी होता है। जीवित कोशिका के बाहर यह जो है निर्जीव पदार्थ जैसा व्यवहार करता है, इसलिए विषाणु मृत जो भी नहीं होते हैं। अगला प्रश्न है कि दूध से दही किसके द्वारा बनता है। तो दूध से दही किसके द्वारा बनता है, थोड़ा निकाय चुनाव है, बाहर थोड़ा आवाज़ आ रही है तो थोड़ा एडजस्ट कीजिएगा। तो दूध से दही किसके द्वारा बनता है, पहला दिया है एजिटोबैक्टर एसीटी, गलत। बैसिलस मेगाथीरियम, यह भी गलत है। जेंथोमोनास सिस्टी, ये भी गलत है। तो यहाँ पर दूध से दही किसके द्वारा बनता है, आप जानते हैं जो दूध से दही परिवर्तित करता जीवाणु वो होता है एस्ट्रो। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही जवाब, उपयुक्त में से कोई नहीं। लंबे समय तक कार्य करना है कि लंबे समय तक कार्य करने में मांसपेशियाँ थक जाती हैं। तो मांसपेशियाँ थकने का कारण क्या है, तो मांसपेशियाँ जब थकती हैं, अब जैसे आप दौड़ भी लगाते हो, जब ज़्यादा टाइम तक रनिंग आप करते हैं, आदत नहीं, तो पैर स्तंभ जाता है। तो साइड जो बनता है अम्ल कौन सा है, तो लैक्टिक अम्ल बनने के कारण होता है ऐसा। तो यहाँ पर साइट्रिक दिया, ये भी गलत है। पायरुविक अम्ल दिया, ये भी गलत। तो ऑप्शन यहाँ पर सी ये भी गलत दिया हुआ है। लैक्टिक अम्ल बनने का कारण है। ऑप्शन यहाँ डी आपका सही जवाब बन जाएगा। अगला प्रश्न है, रक्त में ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन का जो मापन निम्नलिखित में से किसके प्रबंधन के लिए लाभदायक है। किसके प्रबंधन के लिए लाभदायक है, ऑप्शन यहाँ पर आपका ए सही जवाब बन जाएगा, मधुमेह, डायबिटीज। तो रक्त में ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन का जो मापन है वो मधुमेह प्रबंधन के लिए लाभदायक होता है। अगला है टेस्ला निम्नलिखित में से किसका मात्रक है। टेस्ला किसका मात्रक है, सही जवाब यहाँ पर बनेगा ऑप्शन बी, चुंबकीय क्षेत्र का। अगला है MRI परिघटना निम्नलिखित में से किस पर आधारित है। MRI, यहाँ पर आपका सही जवाब बनेगा ऑप्शन बी, नाभिकीय चुंबकीय अनुनाद से। तो नाभिकीय चुंबकीय अनुनाद पर आधारित परिघटना है MRI, दैट इज मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। तो इसमें जो है चुंबकीय क्षेत्र और रेडियो तरंगों का प्रयोग करके जो शरीर के विभिन्न अंगों, यानी MRI लोग MRI भैया कराने जा रहे हैं, तो शरीर के विभिन्न अंगों एवं उनकी कार्य प्रणालियों के बारे में अध्ययन किया जाता है। MRI जो तकनीकी है नाभिकीय चुंबकीय अनुनाद परिघटना पर आधारित है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपको सम्मिलित करने को दिया गया है, सही उत्तर का आपको चयन करना है। वैज्ञानिक दिए गए हैं और किस कार्य क्षेत्र से संबंधित है। पहला यहाँ पर KC मेहता है, बीरबल साहनी है, P माहेश्वरी, MS स्वामीनाथन है। तो MS स्वामीनाथन आप संबंधित फट से आओगे हरित क्रांति पर, तो डी का 4 हो रहा है। तो यहाँ पर C और D गए अपने आप।
और आप किसको पकड़ पा रहे हो? बीरबल साहनी को भी पकड़ना आसान हो गया आपके लिए। जीवाश्म वनस्पति विज्ञान से संबंधित हो जाएंगे तो बी का 2 हो गया, तो आप बी ऑप्शन सही लगा दोगे। ए नहीं भी पता है तो, है ना, सी नहीं भी पता है तो इस तरह भी एलिमिनेट किया जाता है एग्जाम में। तो केसी मेहता का संबंध पादप रोग विज्ञान और पी माहेश्वरी का भ्रूण विज्ञान से संबंध। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी सही जवाब बन जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 45 है, आपको मिलान करना है और आपको बताना है कौन सा सही जवाब बन जाएगा। पहला दिया है एम्प्रेक्स। तो एम्प्रेक्स क्या है? एम्प्रेक्स एसनिस है जो जैव युद्ध में प्रयोग किया जाता है। तो ए का जो है यहाँ पर 1 है। थैलीसीमिया क्या है? तो एक जन्मजात रोग है। सरोगेसी का संबंध ये तो आप ऐसे समझ जाओगे, गर्भ की किराएदारी और ट्रांसजेनिक्स यानी जीनों में परिवर्तित करने वाला विज्ञान है। 1 2 3 4 ऑप्शन यहाँ पर आपका सी सही जवाब है। इंटरफेरान का प्रयोग जो किया जाता है किसके नियंत्रण के लिए? इंटरफेरान का प्रयोग, ऑप्शन डी कैंसर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित तत्वों में से कौन वायु तथा अंधेरे में रखा जाता है तो स्वतः दीप्त हो जाता है? तो दीप्त हो उठता है अगर वायु और अंधेरे में रखो तो आप, यहाँ पर आपका सही जवाब बन जाएगा सफ़ेद फास्फोरस। ऑप्शन यहाँ पर आपका ही सही जवाब है, श्वेत फास्फोरस। अगला प्रश्न है कि मूत्रालयों के पास प्रायः नाक में चुभने वाली जो गंध का कारण है वह क्या है? यहाँ पर आपका सही जवाब बन जाएगा ऑप्शन ए अमोनिया। तो अमोनिया खासकर होता है, बाकी जो मूत्र के घटक हैं वो पानी है, सोडियम है, अमोनिया, यूरिया, सल्फेट, यूरोबिनोजन है, क्रिएटिनिन है, ये सब होते हैं। अगला है आपका धान के लिए सामान्यतः प्रयोग होने वाला जो खरपतवार नाशक वो कौन सा होता है? ऑप्शन यहाँ पर आपका डी सही जवाब बन जाएगा 2,4-D। तो 2,4-D एक खरपतवार जो है नाशक है और इसके बाद इसका जो पूर्ण रूप है वो है 2,4 और यहाँ पर डी का मतलब हो जाएगा डाइक्लोरोफेनॉक्सी एसिड है। आगे देखते हैं क्रायोजेनिक ताप से आशय क्या है? तो क्रायोजेनिक ताप से आशय है जो कि उस ताप से क्या है? ऑप्शन ए यहाँ सही जवाब हो जाएगा 150 डिग्री सेंटीग्रेड से कम। तो अत्यधिक कम ताप है और इस ताप पर तत्वों के व्यवहार के अध्ययन को क्रायोजेनिक कहा जाता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग बॉक्साइट को मुख्य कच्चा माल के रूप में उपयोग करता है? ऑप्शन यहाँ सी सही जवाब है एल्यूमिनियम। फोटोग्राफी में अस्थायीकरण के रूप में प्रयुक्त होने वाला रसायन कौन सा है? फोटोग्राफी में अस्थायीकरण के रूप में प्रयुक्त होने वाला रसायन सोडियम थायोसल्फेट है, ऑप्शन बी। अगला पॉलिटी का है, संबंधित आपको सूची दिया है, सूची 1 यानी अनुच्छेद कुछ दिए हैं और कौन सा आर्टिकल किससे संबंधित सूची का मिलान करना है। तो सूची का मिलान करके बताइए। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, तो भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक जो है आर्टिकल आपका कौन सा है? 148 है, ठीक है। तो बी का यहाँ पर क्या है? 1 है। उसके बाद अनुच्छेद 131 दे रखा है, तो ये सर्वोच्च न्यायालय का जो क्षेत्राधिकार है इसकी बात करता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका यानी 2 का जो है 1 जा रहा है। तो ए का क्या है? 2 है और बी का 1। ए का 2, बी का 1। ए का 2 है, बी का 1 है। तो ए का 2 आपको यहाँ दिख रहा है, बी का 1 यहाँ दिख रहा है और किसी में ए का 2 दिख ही नहीं रहा है। तो इतना ही मिला लाएंगे तब भी आपका काम बन गया यदि आप 100% हैं। तो आर्टिकल 42 का संबंध किससे हो जाएगा? तो आर्टिकल 42 का संबंध कार्य करने के लिए सही और मानवीय स्थितियाँ हैं, तो सी का यहाँ पर हो जाएगा 4। अनुच्छेद 45 कौन सा? तो यह बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा तथा अनिवार्य शिक्षा की बात करता है, तो यहाँ इस तरह हो जाएगा। तो डीपीएससी में आर्टिकल आपका 45 संबंधित है, वहीं पर आर्टिकल 21A जो है आपका फंडामेंटल राइट्स वाले में संबंधित है, शिक्षा से, राइट टू एजुकेशन। आगे बढ़ते, भारतीय संविधान की 3य अनुसूची, तीसरी जो अनुसूची है किससे संबंधित होगी? तो तीसरी संबंधित जो है पहली बात तो ओथ से संबंधित है, शपथ। और तीसरी अनुसूची के तहत राष्ट्रपति तो कतई नहीं लेते हैं शपथ,
तो राष्ट्रपति तो कतई नहीं लेंगे 3 से, उपराष्ट्रपति तो कतई नहीं होंगे, तो 3 और 4 हो जाएगा। संघ के मंत्री के लिए शपथ का प्रारूप है, संसद की सदस्यों द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप है। ठीक है, तो संसद के सदस्य जो है, जैसे कि राज्यसभा की अध्यक्षता उपराष्ट्रपति ये हो जाते हैं, राज्यसभा के सदस्य के लिए जब लेते हैं शपथ तभी हो जाती है, तो ज़रूरत ही नहीं पड़ती इनको, जिस तरह लोकसभा स्पीकर के लिए नहीं होती है, क्योंकि लोकसभा सदस्य के रूप में ऑलरेडी लेते हैं। तो 3 और 4 यहाँ सही जवाब होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, नीचे दिए गए कोड के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला है 9वीं अनुसूची का जो संबंध भूमि सुधार अधिनियम से है, जो कि बिल्कुल सही। 8वीं अनुसूची का संबंध भाषाओं से है, यह भी सही है। 5वीं अनुसूची का संबंध जो है असम, मेघालय, त्रिपुरा एवं मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों से बताया जा रहा है। तो AMTM का संबंध जो है किससे है? AMTM कई बार पूछा जाता है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। तो AMTM का संबंध 6वीं अनुसूची से, ना कि है 5वीं, क्योंकि 5वीं अनुसूची में जो है वो अनुसूचित जो क्षेत्र हैं, अनुसूचित जनजाति, इनके प्रशासनिक एवं नियंत्रण से है। तो यहाँ पर अगर 6ठा होता तब सही होता, इसलिए तीसरा गलत है। पहला और दूसरा ही यहाँ सही जवाब, ऑप्शन ए सही जवाब होगा। भारतीय संविधान के उन प्रावधानों पर विचार कीजिए जो शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं तथा नीचे दिए गए कोड के पर सही उत्तर का चयन करना है। तो भारतीय संविधान का कौन सा प्रावधान पर आपको विचार करना जो शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं, शिक्षा पर? तो पहला यहाँ 5वीं अनुसूची दिया है, तो 5वीं अनुसूची में आप पढ़ते हो जो स्पेशल प्रोविज़न दिए गए हैं उन क्षेत्रों के लिए जो अनुसूचित जाति और जो शेड्यूल्ड एरिया है उनसे संबंधित है। तो वहाँ पर स्पेशल प्रोविज़न, वहाँ पर शिक्षा से संबंधित बातें उसी में इंक्लूड हो जाएंगी। 6ठी अनुसूची जो कि AMTM से संबंधित है, तो वहाँ उस राज्य से विशेष प्रोविज़न है, तो उसमें भी शिक्षा की बात ही होगी, बिना शिक्षा के कैसे काम चलेगा। 7वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो 7th जो शेड्यूल है, जो आपकी 3 लिस्ट दे रखी हैं, यूनियन, स्टेट और कनकरेंट, इनसे संबंधित विषय है, तो इनमें भी शिक्षा से संबंधित बातें की गई है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व में आप DPSP में जो आर्टिकल 45 पढ़ते हो शिक्षा संबंधित है, तो सभी बातें बिल्कुल सही, ऑप्शन डी सही जवाब है। अगला प्रश्न 57 नंबर, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए तथा दिए गए कोड के आधार पर सही उत्तर का यहाँ पर चयन करना है। पहला है कि 26 जनवरी 1949 को भारतीय संविधान को अंगीकृत अधिनियमित किया गया। तो जब आप प्रियम्बल से पढ़ते हो तो वहाँ पर 26 नवंबर पढ़ते हो, ना कि 26 जनवरी। तो पहला कथन गलत। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ, यह बात बिल्कुल सही है। भारत के संविधान के निर्माताओं का मत उद्देशिका में प्रतिबिंबित होता है, ये भी सही है। तो 2 और 3 यहाँ पर सही जवाब बन जाएगा, ऑप्शन डी सही जवाब है। आगे बढ़ो भाई। अगला है आपका भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वां जो संविधान संशोधन है, इसके द्वारा कौन से शब्द जोड़े गए हैं? तो याद रखने का तरीका है सपा। सपा को याद रखो, मतलब बोलोगे 3 शब्द आ जाएंगे। सा से समाजवाद हो जाएगा, पा से पंथ निरपेक्ष होगा, सपा आ, पा यहाँ आ रहा ना, आ से अखंडता कर लेना, ठीक है। तो इस तरह याद रखिएगा, सपा 3 बातें हैं, तो सा से समाजवाद, पा से पंथ निरपेक्ष, आ से क्या हो जाएगा? अखंडता की बात की गई है। तो यहाँ पर समाजवाद मिल गया, पंथ निरपेक्ष मिल गया, यानी 1 और 4 मिल गया, ऑप्शन यहाँ डी सही जवाब होगा। अगला है संविधान की उद्देशिका के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और दी गई कोड पर सही उत्तर का चयन करना है। पहला दिया है कि 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव ही अंतोगत्वा संविधान की उद्देशिका बनी। तो पहली बात तो आपको बिल्कुल समझ में आ रही होगी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा में जो है उद्देश्य का प्रस्ताव जो है प्रस्तुत किया था, जिसे आगे चल कर के कब 22 जनवरी 1947 ईस्वी को क्या है स्वीकार कर लिया गया, और यही जाकर अंतोगत्वा क्या है उद्देशिका का रूप ले लिया। तो पहला कथन हो जाता है सही। उद्देशिका की प्रकृति न्याय योग्य है, न्याय योग्य है यहाँ पर बताया जा रहा है। तो दूसरा कथन जो है गलत है, इसमें संशोधन किया जा सकता है बताया गया है। तो संशोधन अभी तक प्रियम्बल्स में एक ही बार किया गया है, 42वां संविधान संशोधन 1976 का, जिसमें सपा वर्ड जोड़ा गया है, ठीक है, 3 शब्द जोड़े गए हैं। तो यहाँ पर दूसरा जो है वो गलत दिया हुआ है, ठीक है। तो 1 और 3 आपका सही जवाब बन जाएगा। अब बेसिक अब जब आप डिटेल में पढ़ते हो कि उद्देशिका प्रकृति योग्य है कि नहीं, यानी कि इसके जो आप कोर्ट में जो है चैलेंज कर सकते हो कि नहीं, तो आप जब पूरा डिटेल में पढ़े होगे तो आप पॉलिटी आप पढ़े होंगे। जब सबसे पहले जो केस लॉ आया था बेरुवारी,
तो बेरूबारी का जो मामला रहा है, बेरूबारी केसला, उसमें जो है प्रियम्बल्स को माना गया कि ये संविधान का अंग नहीं है। संविधान जो है जो प्रस्तावना निर्माण करता रहे, प्रस्तावना निर्माण खोलने की कुंजी रही है, ये बताया गया था, और इसको जो है कानून की अदालत में लागू करने योग्य नहीं माना था। तो कानून की अदालत में लागू करने योग्य अभी भी नहीं माना है। उसके बाद आप पढ़ते हुए एक स्पेशल केशवानंद भारती केस लॉ है, जिसमें 13 जजों की बेंच ने सुनवाई की थी, जो कि बेसिक स्ट्रक्चर की बात करता है केशवानंद भारती केस लॉ। तो इसमें प्रियम्बल्स को आगे चल के जो है न्यायालय ने कहा कि संविधान की जो प्रस्तावना है वो संविधान का हिस्सा माना जाएगा। इसके बाद 1995 में भी एक केस आप पढ़े रहे होंगे कि केंद्र सरकार बनाम LIC रहा है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने एक बार फिर माना कि संविधान अभिन्न अंग है प्रस्तावना, लेकिन इसको जो है भारत में न्याय की अदालत में सीधे लागू करने योग्य नहीं है। तो यानी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है, न यहाँ पर लिखा योग्य है तो नहीं है। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी जो है गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है भारतीय संविधान की प्रस्तावना भारतीय नागरिकों के लिए किन किन लक्ष्यों को सुनिश्चित करती है। भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है भारतीय नागरिकों के लिए किन किन लक्ष्यों को सुनिश्चित करती है। पहला दिया है धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता है, विचार व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो पूरा प्रस्तावना बिल्कुल रट मारो, वहाँ से अगर आपने रट लिया तो एक प्रश्न आपको कहीं नहीं जाने वाला है। हम भारत के लोग, भारत के एक प्रभु, पूरा का पूरा रट लेना आपको, है ना। हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक, इस तरह पूरा आप पढ़ लीजिएगा लाइन लाइन। तो तीनों की तीनों बातें बिल्कुल सही, ऑप्शन डी सही जवाब बन जाएगा। ये प्रस्तावना के ही शब्द यहाँ पर दिए गए हैं, लाइन टू लाइन आगे है। भारतीय संविधान में पाए जाने वाले एकात्मक तत्वों की पहचान कीजिए तथा नीचे गए कोड का सही विचार करके उत्तर का चयन करना है। तो एकात्मक लक्षण जो आपके संविधान के देखने को मिलते हैं, तो राज्यपाल की नियुक्ति है, राज्य के विधेयकों पर राष्ट्रपति की स्वीकृति देना, आपातकालीन प्रावधान हो जाते हैं, लिखित संविधान और संविधान की सर्वोच्चता, ये दोनों जो बात की जाती है वो संघात्मक लक्षण है, ना कि एकात्मक संविधान की। तो चौथी और पांचवी बात गलत है, 1, 2, 3 यहाँ पर सही होगा, ऑप्शन डी सही जवाब बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत में दलविहीन प्रजातंत्र की अवधारणा को किसने प्रस्तुत किया था। दलविहीन प्रजातंत्र की अवधारणा को किसने प्रस्तुत किया था। यहाँ पर आपका सही जवाब बन जाएगा जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन ई सही जवाब है। अगला है कि जीवमंडल की संगठन के विभिन्न स्तरों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही अनुक्रम है। एनवायरमेंट, सही जवाब यहाँ पर बन जाएगा जीव है, फिर जनसंख्या, पार्थिकीय तंत्र, फिर जैवमंडल हो जाता है, ऑप्शन डी सही जवाब है। रामसर अभिषय है, रामसर कन्वेंशन, भारत जिसका एक हस्ताक्षर करता है किसके संरक्षण और विवेकपूर्ण उपयोग से संबंधित है। तो रामसर स्थल आर्द्रभूमि, ऑप्शन यहाँ पर एक सही जवाब है। पारितंत्र में पौधों के पोषण चक्रण के लिए नाइट्रोजन चक्र सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं में से एक है। वातावरणीय नाइट्रोजन का पौधों में प्रवेश किस रूप में होता है। बहुत आसान, ऑप्शन डी सही जवाब नाइट्रेट। नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को कथन ए और दूसरे को कारणान माना गया है और पूरा आपको सही जवाब देना है। कथन दिया है कि उष्णकटिबंधीय देशों में तितलियों की जो प्रजातियों की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है। उष्णकटिबंधीय देशों में तितलियों की प्रजातियों की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है और सर्वाधिक तितलियों की प्रजातियां पाए जाने की संख्या उष्णकटिबंधीय वो है कि तितलियां जो है कम तापमान में नहीं रह सकती हैं, इसलिए जो है उष्णकटिबंधीय देशों में रहने का कारण है कि वहाँ पर तितलियों की प्रजातियां सर्वाधिक संख्या में हैं। ऑप्शन यहाँ ए सही जवाब बन जाएगा। दोनों बातें सही हैं, कथन कारण का स्पष्टीकरण है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 67 नंबर, कथनों को आपको सम्मिलित करना है, साइंस का प्रश्न है। और यहाँ पर आपका पहला जैसे कि दिया गया है द्रवीभूत नितल गैसीकरण, तो यानी लकड़ी से ईंधन गैस। शीशा, तो शीशा का संबंध यहाँ वस्त्र उद्योग, विद्युत लेपन उद्योग है। बच्चों में मानसिक विक्षिप्तता, तो बच्चों में मानसिक विक्षिप्तता का संबंध किससे होगा। शीशा। जल में कैडमियम, विद्युत लेपन उद्योग, सफ़ेद कपड़ा यानी वस्त्र उद्योग। तो यहाँ पर आपका सी सही जवाब बन जाएगा। 1 और 3 है,
बी का 4, सी का 2 और डी का 1। ऑप्शन यहाँ सी सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने तपेदिक उन्मूलन परियोजना शुरू करने हेतु केंद्रीय टीबी प्रभाग और किन राज्यों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो टीबी प्रभाग और उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के साथ समझौता हुआ है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने किया है। तो उत्तर प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, तो 68 का यहाँ पर आपका डी सही जवाब बन जाएगा। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण द्वारा उत्तर प्रदेश की किस जेल को खाने की गुणवत्ता, भंडारण एवं स्वच्छता के लिए 5 स्टार रेटिंग प्रदान की गई है। तो करंट में आप पढ़ चुके हो, बुलंदशहर जेल। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी सही जवाब केवल और केवल 4 होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर 70 नंबर प्रश्न है कि इंटरनेशनल स्पेस रजिस्ट्री ने किस भारतीय राजनेता के नाम पर एक तारे का नामकरण किया है। अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन बी। ठीक है, तो ये जो तारा है इसका नामकरण अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर, जो कि सूर्य के बहुत निकट का तारा है। अगला है आपका 26वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव के संदर्भ में सही कथन का आपको पहचानना है। 26वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव, पहला कथन दिया गया है, इसका जो आयोजन है वो कर्नाटक में हुआ है। तो कर्नाटक हुबली में हुआ है 13 से 16 जनवरी में। तो हुबली धारवाड़ में आयोजित किया गया, तो पहला कथन सही हो गया है। इस महोत्सव की जो थीम थी वो क्या थी, यहाँ पर बताया गया है विकसित युवा विकसित भारत। तो यही थीम थी, बिल्कुल सही है। दूसरा कथन, पहला सही दूसरा सही। आगे पढ़ते हैं 26वां युवा राष्ट्रीय महोत्सव के संदर्भ में, तो दोनों की बातें बिल्कुल सही। तो ऑप्शन यहाँ सी सही जवाब बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या है 72। निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और बताना है कौन सा कथन सही है। पहला है कि रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। तो यहाँ पर गलत हो गया आपका, क्योंकि बंगाल का प्रथम जो गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था 1774 ईस्वी में, कौन था, रॉबर्ट क्लाइव नहीं, वारेन हेस्टिंग था। तो पहला कथन गया। रॉबर्ट क्लाइव लिख करके बंगाल का प्रथम गवर्नर अगर किए होते तब तो सही होता। गवर्नर जनरल लिख दिया, तो गवर्नर जनरल जो है 1774 वारेन हेस्टिंग रहा है, इसलिए गलत हो गया। दूसरा है कि विलियम बेंटिंग भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था भारत का। तो 1834 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिंग को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया था। तो दूसरा कथन बिल्कुल सही है। ऑप्शन यहाँ पर बी सही जवाब है। अगला है भारतीय राज्यों पर अंग्रेजी प्रभुत्व स्थापित करने के लिए किसने प्रशासन में सहायक संधि प्रणाली का सूत्रपात दिया। ऑप्शन यहाँ बी सही जवाब, लॉर्ड वेलेस्ली। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना कौन थी। पहली घटना कौन सी थी, तो 10 से 11 मई में जो है दिल्ली में मेरठ से जो है सिपाही जो आए थे। तो दिल्ली चलो रहा है, तो सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना, ऑप्शन यहाँ पर सी सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। एक आंदोलन को प्रारंभ कब किया गया था, यानी किसके द्वारा किया गया एक आंदोलन का प्रारंभ। तो उत्तर प्रदेश की हरदोई, बाराबंकी एवं अन्य स्थानों किसानों के द्वारा किया गया था एक आंदोलन का प्रारंभ। एक आंदोलन का टाइम पीरियड होगा 1921-22। और इस आंदोलन का जो नेतृत्व करता रहे किसने किया था, तो नाम था मदारी पासी। इन्होंने नेतृत्व पिछड़ी जाति के थे, इन्होंने किया था। और इस एक आंदोलन का जो मुद्दा रहा वो था मुख्य मुद्दा कि निर्धारित जो लगान है उससे 50% अधिक लगान वसूला जा रहा था, इसलिए एक आंदोलन किया गया था। निम्नलिखित कॉलेजों में सर्वप्रथम किसकी स्थापना हुई थी। निम्नलिखित कॉलेजों में सबसे पहले कौन से कॉलेज की स्थापना की गई। तो हिंदू कॉलेज यहाँ पर दिया गया है, हिंदू कॉलेज कलकत्ता का। इसी की स्थापना जो है 1817 में जो है की गई थी। तो राजा राम मोहन राय बेसिकली जो आधुनिक शिक्षा के सबसे प्रारंभिक प्रचारकों में से थे। 1817 ईस्वी में इन्होंने जो है डेविड हेयर और जो अलेक्जेंडर डफ रहे उनके साथ मिलकर जो है कलकत्ता में जो है हिंदू कॉलेज की स्थापना 1857 में की है। दिल्ली कॉलेज की बात की तो 1824 से संबंधित होगी। मेयो कॉलेज की स्थापना कब हुई है, तो मेयो कॉलेज की स्थापना 1875 होगी। मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज है, इसकी स्थापना कब हुई है,
1875 में। तो दिल्ली कॉलेज दिल्ली में, हिंदू कॉलेज कलकत्ता है, मेयो कॉलेज कहाँ पर होगा? तो मेयो कॉलेज है अजमेर में, और मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल जो कॉलेज है आपका अलीगढ़ में। अब मिलान कर लो, सबसे पहले कौन है भाई? 1870, यानी हिंदू कॉलेज ऑप्शन है। निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया? सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया किसने? ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ऑप्शन बी। और इस समाचार पत्र को निकालने के मेन रहा कि जो नील आंदोलन रहा है उसमें जो किसान रहे उनके हितों के समर्थन के लिए था ये। और इस सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र का प्रकाशन ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा कब किया गया था? 1858 में। वह बंगाली नेता कौन था जिसने सामाजिक धार्मिक सुधारों का विरोध किया और रूढ़िवादिता का समर्थन किया था? तो ये था राधाकांत देव। तो राधाकांत देव जो है 1830 ईस्वी में बंगाल में जो है धर्म सभा की स्थापना की थी, धर्म सभा। तो धर्म सभा की स्थापना 1830 में किसने? राधाकांत देव ने की थी। और इसमें जो है स्थापना करके इन्होंने सामाजिक धार्मिक सुधारों का विरोध किया और रूढ़िवादिता का इन्होंने समर्थन किया था। आगे बढ़ते हैं, अगला है आपका 79 प्रश्न। निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, कौन सा कथन सत्य है बताना है। भारत की उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई 29 से 33 किलोमीटर बताया जा रहा है, तो उत्तर से दक्षिण नहीं, ये पूरब से पश्चिम वाली लंबाई की बात की गई, पूरब पश्चिम की। तो पहला हो गया गलत। दूसरा है कि भारतीय मानक समय रेखा तेलंगाना से होकर गुजरती है। अब लो, ये भी गलत कर दिए। तो तेलंगाना की बातें नहीं होती, मौका की बात होती है। MOUCA 5 स्टेट से जाती है भारतीय मानक समय। यम से भैया मध्य प्रदेश है, यम से MP है, ओ से जो है उड़ीसा है, उड़ीसा, और यू से क्या है अपना उत्तर प्रदेश UP है, सी से यहाँ पर छत्तीसगढ़ है, और ए से आपका आंध्र प्रदेश है। तो मौका है, तेलंगाना की बातें नहीं हो रही, आंध्र प्रदेश। दूसरा भी तो गलत, तो यहाँ पर ना तो एक सही ना तो दो, ऑप्शन डी। भारत चीन सीमा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। भारत चीन, पहला है कि भारत की चीन के साथ दूसरी सबसे लंबी सीमा रेखा है। तो आपको याद होना चाहिए क्या? बचपन MB अगर याद है तो आप याद रखेंगे। सबसे लंबी जो स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ, दूसरी चाइना है। तो दूसरी सबसे लंबी सीमा किसके साथ हो जाएगी? चाइना के साथ। पहला कथन बिल्कुल सही है। चीन की जो सीमा है वर्तमान में जम्मू कश्मीर के साथ लगती है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आप देखिए, तो अब तो जम्मू कश्मीर इधर खिसक आया, आपका लद्दाख चला गया है। तो लद्दाख लगेगा, जम्मू कश्मीर के बत्ती नहीं होगी केंद्र शासित प्रदेश की। तो केवल यहाँ पर एक सही जवाब बनेगा। तो चीन के साथ आप जानते हो केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख बनाता है, हिमाचल प्रदेश रहता है, उत्तराखंड है, सिक्किम है, अरुणाचल, इनसे सीमा होती है चाइना की। जम्मू कश्मीर की यहाँ पर बात बिल्कुल नहीं। तो केवल एक सही। 81 नंबर है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा नेपाल के साथ सबसे कम लगती है? यूपी स्पेशल पढ़ चुके। उत्तर प्रदेश नेपाल के साथ सीमा जो साझा करता है वो 560 किलोमीटर है। उत्तराखंड के साथ तो थोड़ा कम हो जाएगा, 263 किलोमीटर का है। बिहार के साथ सबसे अधिक लंबी सीमा हो जाएगी 560। यूपी है तो इसके साथ 729 है, 729 है। और सिक्किम के साथ कितनी सीमा साझा करेगा? मात्र और मात्र 99 किलोमीटर। ऑप्शन यहाँ सी सही जवाब है। अगला है काराकोरम श्रेणी के संदर्भ में आपको बताना है, कथनों पर गौर करना है। काराकोरम श्रेणी, तो काराकोरम श्रेणी जो है आप जानते हो भारत की सबसे उत्तरी पर्वत है। तो इसको कृष्णागिरी या एशिया का रीढ़ भी कहा जाता है। तो पहला कथन बिल्कुल सही है। अगला है कि अक्साई चिन्ह इसी श्रेणी में रखा गया है। तो जो अक्साई चिन्ह है, अक्साई चिन्ह जो है वो लद्दाख श्रेणी में है, ना कि काराकोरम श्रेणी में। यह लद्दाख श्रेणी से संबंधित है। तो दूसरा गलत है। पूछा कौन सा असत्य है, तो दूसरा असत्य है, ऑप्शन बी सही जवाब होगा। सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। घाटी दे रखे हैं और राज्य दे रखे हैं। पहला दिया है जूकू घाटी, जो जूकू घाटी का संबंध नागालैंड होगा। अराकू घाटी दिया है, तो अराकू घाटी कहाँ संबंधित होगा? आंध्रा से। पांगी है तो पांगी घाटी हिमाचल प्रदेश से जाओगे। शोर घाटी उत्तराखंड होगा। तो इस तरह आप मिलान कर लो। ए का 4 है और बी का 3 है। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी सही जवाब बन जाएगा। ए का 4, बी का 3, सी का 2।
और डी का 1, ऑप्शन डी। अगला है कि दामोदर नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, कौन सा कथन गलत असत्य यहाँ पर बताना है। दामोदर नदी, पहला कथन है कि जो दामोदर नदी है मालवा के पठार से निकलती, तो दामोदर जो नदी है मालवा के पठार से नहीं, ये झारखंड में छोटा नागपुर पठार के पूर्वी भाग से निकलती प्रवाहित होती है। तो पहला कथन हो गया गलत। दामोदर नदी के किनारे धनबाद शहर है, तो दामोदर नदी के किनारे धनबाद है, दुर्गापुर है, इसी नदी के तट पर बसे हुए हैं। तो दूसरा कथन बिल्कुल सत्य है। पूछा कौन सा सत्य है, ऑप्शन ए सही जवाब, केवल और केवल एक, क्योंकि छोटा नागपुर पठार के पूर्वी भाग से प्रवाहित होती, ना कि मालवा के पठार से दामोदर नदी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी कावेरी में दाहिने तट से नहीं मिलती है। तो कावेरी नदी में जो है दाहिने तट से जो मिलने वाली नदियां हैं वो लक्ष्मण नदी है, भवानी है, अमरावती है, इसके अतिरिक्त जो है आपका सुवर्णावती है, काबिनी है, हेमावती के अमरावती के अलावा हेमावती भी है, जो कि आपसे दाहिने तट पर जो है वो मिलेंगी, लेकिन जो हेमावती वो नहीं मिलेगी। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका डी सही जवाब बन जाएगा। तो अमरा मिल जाएंगे दाहिने पे, लेकिन हेमावती नहीं मिलेंगे। अमरावती मिल गई, हेमावती नहीं मिली, ऑप्शन सी सही जवाब। अगला है दोस्त, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म संगत नहीं है, यानी सम्मिलित नहीं है। खनिज क्षेत्र दिए हैं, राज्य संबंधित बताना है। बरामजादा यह उड़ीसा में स्थित मैग्नेटाइट अयस्क उत्पादित क्षेत्र है। तो अयस्क का है ये, अयस्क का उड़ीसा में लोकेटेड है, ये मैग्नेटाइट अयस्क उत्पादक क्षेत्र है, बरामजादा उड़ीसा में है। बिचोलिम, तो बिचोलिम जो है गोवा में जो है लौह अयस्क उत्पादित क्षेत्र है, ठीक है, तो लौह से ये है, लौह से संबंधित। बरगावन पहाड़ी कहाँ पर है। तो बरगावन पहाड़ी जो है बॉक्साइट उत्पादित रीजन है, और बेसिकली आपका एमपी में पड़ता है, ना कि झारखंड में, एमपी में है। तो इसलिए जो है सी यहाँ पर गलत है, संगत नहीं, ऑप्शन यहाँ सी सही जवाब होगा। अग्निगुंडाला आंध्र प्रदेश में है, जो कि एक तांबा उत्पादक है ये, तो सी यहाँ पर गलत है, ऑप्शन सी सही जवाब है। यूरोप की नदियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। यूरोप की नदियाँ हैं, बताना है कौन सा कथन सत्य है। तो यूरोप की नदियों के बताना, यूरोप की नदी जो डान नदी है ये बाल्टिक सागर में गिर रही है, जो कि गलत है। तो डान नदी बाल्टिक सागर में नहीं गिरती है। डान नदी जो है पश्चिमी रूस के तुला से निकलकर अजोव सागर में गिरती है, पहला गलत है। ओडर नदी जर्मनी और पोलैंड के मध्य सीमा बनाती है, बिल्कुल सही है। जर्मनी का बान शहर राइन नदी के किनारे स्थित है, ये भी सही है। तो 2 और 3 सही, ऑप्शन बी सही जवाब। यूरोप का निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक क्षेत्र जलयान उद्योग हेतु प्रसिद्ध नहीं है। तो यूरोपियन कंट्री जैसे ब्रिटेन, तो ब्रिटेन का औद्योगिक क्षेत्र जो है ये न्यूकैसल है। न्यूकैसल ब्रिटेन का है, ये लौह इस्पात उद्योग के लिए है, ना कि जलयान उद्योग के लिए। बाकी ग्लासगो ब्रिटेन का, और जर्मनी का ल्यूबेक है, ये जर्मनी में होगा ल्यूबेक। ग्लासगो आपका ब्रिटेन में पड़ेगा, और बेलफास्ट क्षेत्र ये भी ब्रिटेन का है। ये सभी हैं औद्योगिक जलयान क्षेत्र, लेकिन न्यूकैसल ये जो है आपका लौह उत्पादक क्षेत्र है, जो कि ब्रिटेन का, न कि जलयान। तो ऑप्शन ए यहाँ पर गलत है, ये सही जवाब बन जाएगा। आधुनिक भारतीय इतिहास की निम्नलिखित संधियों को उनके आरोही क्रम असेंडिंग ऑर्डर में सुव्यवस्थित कीजिए। इलाहाबाद की प्रथम संधि कब हुई है। इलाहाबाद की जो प्रथम संधि है 12 अगस्त 1765। तो इलाहाबाद की प्रथम संधि जो है 12 अगस्त 1765 को मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और लॉर्ड क्लाइव के बीच हुई थी। फैजाबाद की संधि की बात की जाए तो यह 1775, और बनारस की जो संधि है ये 1773।
तो जो बनारस की संधि 1773 ईस्वी में नवाब शुजाउद्दौला और वारन हेस्टिंग के मध्य हुई थी, और इसी संधि के द्वारा इलाहाबाद का जो कड़ा जिला नवाब को 50 लाख रुपए में बेच दिया गया था। बनारस की संधि 1775 में जो है, तो सबसे पहले 65 फिर 73, तो 65 हो गया 1, फिर 73 3, फिर 2। ऑप्शन सी सही जवाब। रणजीत सिंह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको गौर करना है। पहला है कि अफगानिस्तान की शासक जमान शाह ने इन्हें जो है राजा की उपाधि दी थी रणजीत सिंह को, तो पहला कथन बिल्कुल सही है। इसके बाद राणा जगजीत सिंह को बताया जा रहा है कि इन्होंने अमृतसर को अहलूवालिया मिसल से छीन लिया था। तो जो राणा रणजीत सिंह रहे, आप डिटेल में पढ़ते तो आपको मालूम चलता है कि अमृतसर को जो छीना था वो अहलूवालिया से नहीं, अहलूवालिया मिसल नहीं थी, इनका नाम था भंगी मिसल। तो भंगी मिसल से जो है वो छीन लिया गया था, और ये घटना 1805 में घटित हुई थी। तो दूसरा कथन गलत, तो केवल एक सत्य होगा। ऑप्शन ही सही जवाब है। अगला कथन है कि सन्यासी विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। सन्यासी विद्रोह, पहला है कि यह विद्रोह जो है 1857 के महान विद्रोह के तुरंत पूर्व हुआ था, तुरंत पहले। तो जो आपका ये सन्यासी विद्रोह तुरंत पूर्व, तो तुरंत ही पहले तो नहीं हुआ था। ये आपका कब हुआ था? ये आपका चला था 1763 से स्टार्ट हुआ था और लगभग 1800 तक चला था। तो तुरंत कहाँ पहले हो गया, गलत। इस विद्रोह का दमन लॉर्ड हेस्टिंग के द्वारा किया जा रहा है। अब आप ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो गलत करके चले जाओगे फटाक से। लॉर्ड हेस्टिंग, वारन हेस्टिंग दोनों अलग अलग। लॉर्ड हेस्टिंग नहीं, वारन हेस्टिंग रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों जो कथन है वो भी गलत है दूसरा, तो ना एक सही ना 2 सही। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी सही जवाब। तो ध्यान से पढ़िएगा, आगे बढ़ते हैं। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। सभा संस्था और स्थापना वर्ष दिया है। मित्र मेला, तो मित्र मेला की स्थापना कब हुई? तो आप जानते हो बिनावक BD सावरकर जो रहे हैं, इन्होंने 1899 ईस्वी में एक क्रांतिकारी गुप्त समाज शुरू किया जिसका नाम था मित्र मेला। तो 1899 बिल्कुल सही है। इसके बाद दिया हुआ है इंडिया हाउस 1905, तो ये भी सही है। इसकी स्थापना श्याम कृष्ण वर्मा जी द्वारा की गई थी। भारत नौजवान सभा 1926, तो 1926 से संबंधित बिल्कुल सही है। 1926 में स्थापना हुई थी। नौजवान सभा को भगत सिंह, छबीर दास और यशपाल द्वारा जो है ढाका अनुशूलन समिति को किया गया 1902, यह भी सही है। तो सब तो सही है यहाँ पर 1 2 3 4। चलो भाई, ऑप्शन यहाँ डी सही, ऑप्शन यहाँ 1 2 3 4 सी सही जवाब होगा। कथन दिया है, कारण दिया है, बताना है। कथन दिया है कि जो बंगाल विभाजन है इसके विरोध में स्वदेशी मूवमेंट जो है शुरू हुआ था, बंगाल विभाजन के विरोध में। तो कथन तो बिल्कुल सही है कि बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी मूवमेंट हुआ था। कारण बताया जा रहा है कि जो स्वदेशी मूवमेंट हुआ ना, ये अपने लक्ष्य को पाने में पूर्णतः सफल रहा है। अब ये पढ़ने में ही गलत लग रहा भाई, जो स्वदेशी मूवमेंट कारण बताया जा रहा है कि स्वदेशी मूवमेंट अपने लक्ष्य पाने में पूर्णतः सफल रहा, इसलिए जो है स्वतंत्रता मूवमेंट इन्होंने स्वदेशी शुरू किया। पहले थोड़ी पता गया मूवमेंट से पहले कि सफल होगा कि नहीं सफल होगा। तो कारण तो अपने आप में गलत हो जा रहा है। बिल्कुल बात एक सही बस होगी, ऑप्शन सी सही जवाब है। क्योंकि बंगाल विभाजन आपका वर्ष 1905 में हुआ, उसके विरोध में स्वदेशी मूवमेंट किया गया, और अगस्त 1905 में कलकत्ता के टाउन हॉल में एक विशाल बैठक की गई थी जिसमें स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा की गई थी, और इसी आंदोलन का लक्ष्य जो है बंगाल विभाजन को खत्म करवाना था। किंतु इस मुद्दे में यह सफल नहीं हो सका था। यद्यपि इस आंदोलन से विदेशी वस्तुओं के उपयोग में कमी आई और स्वदेशी को जो है प्रोत्साहन मिला था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 94 कि 1867-68 में भारत में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये थी। यह सर्वप्रथम अभिनिश्चित किसने किया था? तो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया रहे कौन? दादा भाई। तो इसमें दादा भाई दिखे नहीं, आगे देख लो। तो दादा भाई नौरोजी थे। ऑप्शन यहाँ डी सही जवाब बन जाएगा। अगला है कि किस अर्थशास्त्री ने भारत में सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना की? वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना भारत में सबसे पहले किसने? सही जवाब यहाँ पर बन जाएगा
VKR राव। ऑप्शन यहाँ बी सही जवाब है। तो स्वतंत्रता से पहले तो राष्ट्रीय आय के अनुमान का प्रथम जो प्रयास दादा भाई नौरोजी ने किया था 1868 1767, ठीक है, यानी 67-68 में अभी आप दे के आ रहे हो। और जबकि वैज्ञानिक जो अनुमान है वो VKR राव भी ने किया था। आगे बढ़ते हैं। किस पंचवर्षीय योजना में कृषि ने ऋणात्मक विकास प्रदर्शित किया? पंचवर्षीय योजना से संबंधित प्रश्न है। यहाँ पर आपका सही जवाब होगा तीसरी। ऑप्शन यहाँ पर आपका ही सही जवाब बन जाएगा। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना में कृषि ने ऋणात्मक विकास प्रदर्शित किया था। समय पीरियड रहा 1961 से 65। इसके दौरान कृषि की उत्पादन जो वृद्धि रही है, ग्रोथ रेट रही है, वह -1% दर्ज की गई थी। अगला है कि निम्नलिखित में से विश्व में सब्जियों का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? सब्जियों का उत्पादन, तो सब्जियों का उत्पादन करने में नंबर 1 चाइना वाले हैं। वहीं पर अपने प्यारे भारत का स्थान कौन सा है? दूसरा है। और आप अगर इंडिया स्पेशल वाला जो उत्पादन आंकड़े जो घटना चक्र आर्थिकी कराया गया उसको आप कवर किए तो उसमें सब्जियों के उत्पादन में अपना यूपी नंबर 1 हो गया, पश्चिम बंगाल चला गया दूसरे नंबर पर। अगला है कि भारत में कृषि आय पर लगाया जा सकता है। भारत में कृषि जो एग्रीकल्चर इनकम है इसका जो टैक्स लगाया जा सकता है किसके द्वारा? तो भारत में जो कृषि आय है, एग्रीकल्चर जो इनकम है, इस पर जो टैक्स जो लगाने का जो अधिकार है वो राज्य सरकार के पास होता है, तो राज्य सरकार के अधीन है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सही जवाब बन जाएगा। और 7th शेड्यूल जो आपकी कनकरेंट यूनियन और स्टेट लिस्ट की बात करती तो स्टेट लिस्ट जो राज्य सूची है उसमें जो लिस्ट 45 से लेकर के जो विषय दिए गए हैं 63 में राज्य सरकार के कर अधिकारों का विवरण की बात की गई है। इसमें जो है 46 नंबर पर आप कृषि आय पर क्रम का उल्लेख है। तो बस इतना याद रखो कि भारत में कृषि आय पर एग्रीकल्चर इनकम पर टैक्स लगाने का जो अधिकार है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास है। काली क्रांति संबंधित है। काली क्रांति, काली, नीली, पीली, गुलाबी, हरी, है ना। चलिए यहाँ पर बताना है काली क्रांति का जो संबंध किससे है? कच्चा तेल उत्पादन से है। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी सही जवाब होगा। अगला है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था? राष्ट्रीय आय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम सही जवाब बन जाएगा वर्ष 2008 में। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए सही जवाब होगा। 21 अगस्त 2008 को राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम NLRMP। तो याद रखिएगा भाई NLRMP। एन का मतलब नेशनल, यल का मतलब लैंड हो जाएगा, आर का मतलब रिकॉर्ड और एम का मतलब हो जाएगा मॉडर्नाइजेशन और पी का मतलब प्रोग्राम। तो राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम 21 अगस्त 2008 को शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न यूपी स्पेशल है। पिछली बार पीसीएस में 4 और 4 8 प्रश्न पूछे गए थे। यूपी स्पेशल से 4 बहुत कठिन रहे हैं, 4 थोड़ा इजी रहे, तो 8 प्रश्न आए थे यूपी स्पेशल से। इस बार तो भरमार होगी। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद स्थित कहाँ पर है? कृषि अनुसंधान परिषद सही जवाब बन जाएगा लखनऊ में। और इस्टेब्लिश्ड कब हुआ है? 1989। किसी फार्म के चल लागत पूंजी में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है? तो यहाँ पर सिंपल सी बात, ये जो भूमि राजस्व शामिल नहीं होंगे। तो किसी फार्म की जो चल लागत है उसमें पूंजी में भूमि राजस्व शामिल नहीं होगा, जबकि जो बीज है, उर्वरक है, सिंचाई जल है, ये सभी शामिल होंगे। शामिल क्या नहीं होगा? जो एग्रीकल्चर इनपुट नहीं है, यानी भू राजस्व। ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन कृषि वित्त का प्रमुख सिद्धांत है? कृषि वित्त का प्रमुख सिद्धांत उद्देश्य, व्यक्ति, उत्पादकता, नियोजन, सभी। ऑप्शन डी सही जवाब है। उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना किसके तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार? किसके तहत? तो आपके ऑप्शन दिए हैं
संविधान का अनुच्छेद दिया है इधर, 14 है, 19 है, 21 है और 25। इनमें से कौन सा आपका सही है? निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना, तो एक केस लड़ रहा है उच्चतम न्यायालय का नवीन जिंदल बनाम भारत संघवाद, नवीन जिंदल बनाम भारत संघवाद। तो इसमें बताया गया कि निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना अभिव्यक्ति का प्रतीक है। तो जब भी अभिव्यक्ति की बात होगी आर्टिकल 19 में जाओगे और इस अभिव्यक्ति जो है आर्टिकल नंबर 19(1)(a) के तहत की बात की गई है अभिव्यक्ति। ऑप्शन बी सही जवाब यहाँ पर बन जाएगा। संविधान की 21 के दायरे में नहीं आता है, आपको बताना है। पहला कथन दिया हुआ है एक चिकित्सक द्वारा घायल को चिकित्सकीय सहायता, तो लाइफ लिबर्टी की बात हो जाती है। पहला कथन सही। कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न दिया है, तो सबको जीने का अधिकार दो का है। पानी की गुणवत्ता को दूषित करना, तो ये तो सभी हैं अनुच्छेद 21 के दायरे में, ए बी सी। लेकिन यहाँ पर जो डी दिया है ना, यह नहीं होगा, मृत्युदंड। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका डी सही जवाब बन जाएगा। अब मृत्युदंड अगर मिल रहा आपको, वो आप कह रहे हैं कि ना हमको जीने का अधिकार है, आर्टिकल 21 कह रहा है। तो एक केस ला रहा है जगमोहन सिंह बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश के मामले में, जगमोहन सिंह बनाम यूपी स्टेट। इसमें कहा गया उच्चतम न्यायालय के द्वारा 5 सदस्यीय पीठ ने कहा कि मृत्युदंड जो है अनुच्छेद 21 का उल्लंघनकारी मानने से इंकार कर दिया। उल्लंघन नहीं है, मृत्युदंड मिल रहा है तो मिलेगा, वरना फिर ऐसे कोई मृत्यु दंड मिलेगा तो फिर संविधान में अपना। चलिए आगे। बंद यहाँ पर है प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिनियम के अंतर्गत एक बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाया जा सकता है, कितने टाइम के लिए? सिंपल सी बात, कितने दिन के लिए? 3 माह के लिए। तो प्रत्यक्ष बंदीकरण निवारक निरोध अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए 3 माह के लिए बंदी बनाया जा सकता है। वहीं पर आर्टिकल 224 बता रहा है कि 224 के अनुसार यदि निरोध जो है आप 3 माह से अधिक लिए हैं तो वह मामला सलाहकार बोर्ड को निर्दिष्ट किया जाना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को निरोध में तभी रखा जाएगा जब सलाहकार बोर्ड यह मत हो कि ऐसे निरोध के लिए पर्याप्त आधार है। अगला प्रश्न है कि भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और बताना है कौन सा कथन सही है। पहला है कि जब एक कैदी पर्याप्त आधार प्रस्तुत करता है तो ऐसे कैदी को पैरोल मना नहीं किया जा सकता क्योंकि वह उसके अधिकार का मामला बन जाता है। तो पहली बात पैरोल समझो। तो पैरोल क्या है? तो पैरोल किसी कैदी को दंड आदेश के निलंबन के साथ रिहा करने की प्रणाली है। यह रिहाई सामान्यतः कैदी के व्यवहार के आधार पर निर्धारित अवधि हेतु निर्धारित अवधि हेतु सशर्त होती है तथा उसे अधिकारियों के समक्ष आवधिक रूप से रिपोर्ट करना आवश्यक होता है। तो जो पैरोल की व्यवस्था है ये कारागार प्रणाली को मानवीय बनाने के उद्देश्य से की गई है। ये 1894 के कारागार अधिनियम के तहत शासित होती है। पैरोल कैदी का अधिकार नहीं होता है, पैरोल जो है कैदी का अधिकार नहीं होता है तथा इसे विशेष कारण या परिस्थिति के आधार पर ही जो है प्रदान किया जाता है। और पैरोल पर अगर आप कोई कैदी जो है पर्याप्त आधार प्रस्तुत कर दे समक्ष सक्षम अधिकारी के पास, तो सक्षम अधिकारी इसे अस्वीकृत भी कर सकता है। यदि उसकी की राय में कैदी रिहा होना समाज के हित में ना हो तो वही बिल्कुल बात गलत हो जाती कि आप पैरोल के लिए आधार प्रस्तुत कर दो, को आपको मना नहीं कर सकता अधिकारी। ये बात गलत है, ये आपका कोई अधिकार नहीं है। तो पहला गलत होगा। कैदी को पैरोल पर छोड़ने के लिए राज्य सरकारों के अपने नियम हैं। तो कारागार जो बात आएगी तो कारागार यानी पुलिस व्यवस्था से संबंधित, और पुलिस व्यवस्था जो है स्टेट सरकार 7वीं अनुसूची में स्टेट लिस्ट में आ जाता है। तो राज्य सरकारों के अपने नियम बनाते हैं। तो दूसरी बात बिल्कुल सही हो जाती है, केवल और केवल 2 सही, ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला है निम्नलिखित कथनों वक्तव्यों पर आपको ध्यान देना है और बताना है वक्तव्यों में से कौन से सही होंगे।
पहला कथ दिया है कि किसी को राष्ट्रगीत गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। तो राष्ट्रगान तो जनगण मन है, राष्ट्रगीत का वंदे मातरम, तो गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। अगर बाध्य कर दे तो इससे वाक स्वतंत्र व्यक्ति के अधिकार का उल्लंघन होगा। इससे अंतःकरण की और धर्म की अबाध रूप से आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन होगा। राष्ट्रगीत गाने के लिए किसी को बाध्य करने वाला कोई भी विधिक उपबंध नहीं है। तीनों की तीनों जो बातें बिल्कुल सही हो जाती है। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला है कि नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, कथन कारण है, बताना है कौन सा सही है। पहला कथन बताया जा रहा है कि राष्ट्रपति संसद का भाग है। तो आर्टिकल 79 आप पढ़ते क्या हो कि संसद के जो है 3 अंग हैं। कौन? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति दिया है कि राष्ट्रपति संसद के भाग, बिल्कुल बात सही है। संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक बिना राष्ट्रपति की स्वीकृति के कानून नहीं बन सकता। बात दोनों सही है, इसलिए संसद का भी भाग है तो राष्ट्रपति। ऑप्शन यहाँ पर आपका ये सही जवाब बन जाता है। ये और दोनों सही हैं। कथन जो है, जो कारण दिया हो कथन का सही स्पष्टीकरण है। अगला प्रश्न नंबर 110 है। जब केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2002 में चुनावी सुधारों पर अध्यादेश में बिना किसी बदलाव के उसे राष्ट्रपति को वापस भेजा, तब राष्ट्रपति ने भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत उसे अपनी सहमति दी? तो राष्ट्रपति अध्यादेश संबंधित विधेयक कौन सा? अनुच्छेद 123। तो 123 यहाँ का है स्टेट का। इसी राज्यपाल के लिए अध्यादेश वाला कौन सा? इसी को उलट देना आपको, इसको एक बीच में ले आना, 213 कर देना आर्टिकल, राज्य वाला हो जाएगा राज्यपाल से संबंधित अध्यादेश का। और सेंटर भी राष्ट्रपति का अध्यादेश 123 है। आगे है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्राधिकार भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त हैं? तो राष्ट्रपति भारत की जो प्राधिकार प्राप्त हैं किस प्रकार? वास्तविक और लोकप्रिय है। वास्तविक और लोकप्रिय, तो वास्तविक कहाँ? आप जानते हो सारी पावर तो प्रधानमंत्री साहब के पास है। औपचारिक और विधिक, हाँ औपचारिक विधिक है। राजनीतिक और नाम मात्र तो, लेकिन राजनीतिक कहाँ भाई, ये भी गया आपका। संवैधानिक और नाम मात्र है, संवैधानिक है। चलो डी ऑप्शन यहाँ सही जवाब बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न नंबर 112 है और यहाँ पर आपको बताना है कि उपराष्ट्रपति के संबंध में आपको कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ पर क्या लिखा? सही नहीं है कौन सा? 4 कथन दिए गए हैं। पहला दिया है कि उपराष्ट्रपति बनने के लिए व्यक्ति के पास जनता के सदन के सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता है। जनता का सदन कौन सा है भाई? जनता का सदन होता है लोकसभा, जनता के द्वारा चुने जाते हैं, वोट जाके करती है। तो जनता का सदन ये लोकसभा। तो उपराष्ट्रपति बनने के लिए आपको राज्यसभा का जो अध्यक्ष होना चाहिए, सभापति अध्यक्ष राज्यसभा का, तो लोकसभा के यहाँ पर बतिए नहीं हो रही, पहला हो गया गलत। अगला है कि किसी राज्य की विधायिका का सदस्य इस पद के लिए उम्मीदवार हो सकता है। हाँ राज्य की विधायिका भाई ले लो, आप बन जाओ। उसके बाद जब बन जाओगे उपराष्ट्रपति आप त्यागपत्र दे दो उस पद से। तो आप काहे नहीं बन सकते हो? बन सकते हो, इस पद के लिए उम्मीदवार हो सकते हो, बिल्कुल सही है। उपराष्ट्रपति के पद का जो कार्यकाल है उतना ही होता है जितना कि राष्ट्रपति का है, 5 साल। बात बिल्कुल सही है। उपराष्ट्रपति को एक औपचारिक महाअभियोग द्वारा पद से हटाया जा सकता है। तो उपराष्ट्रपति यानी राज्यसभा के जो सभापति हैं उनको यदि आपको हटाना है तो राज्यसभा में आप प्रस्तुत कीजिए, सामान्य बहुमत से जो है संकल्प पारित कराइए, लोकसभा सहमत हटा दो। महाभियोग की बात की जाएगी तो महाभियोग का आर्टिकल नंबर 61 है, राष्ट्रपति के लिए है। दूसरा हो जाता है गलत, तो 2 और 3 ही सही है। ऑप्शन यहाँ पर 2 और 3, ऑप्शन बी सही जवाब है। तो सही उत्तर का आपको ऑप्शन बी और सही जवाब बन जाएगा। अगर ये अच्छा यहाँ पर पूछा कौन सही नहीं है तो 1 और 3 सही नहीं, 1 और 4 नहीं सही होगा। 2 3 सही था, 1 और 4 तो पूछा सही नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन सी आप सही जवाब लगाओगे। ठीक है, ऑप्शन सी। 1 और 4 जो है वो गलत है, 2 और 4 जो है वो सही था। यहाँ पर ऑप्शन पूछा कौन सा सही नहीं, तो 1 और 4 यानी ऑप्शन सी। अगला है भारत का उपराष्ट्रपति के संबंध में है कि भारत का द्वितीय उच्चतम प्रतिष्ठित पदाधिकारी है।
तो पद जो धारण करने वाले हैं उच्चतम प्रतिष्ठित है। भारत का सबसे सर्वोच्च पद कौन सा? राष्ट्रपति का है। उसके बाद किसका होता है? उपराष्ट्रपति होता है। तो पहला कथन तो बिल्कुल सही भाई। दूसरा है कि उपराष्ट्रपति के पास पद से संबद्ध कोई औपचारिक दायित्व नहीं है। तो उपराष्ट्रपति के पद से संबद्ध कोई औपचारिक कार्य दायित्व नहीं होता है, क्योंकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति के रूप में जो है दायित्व होता है, इसलिए दूसरा कथन भी बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके कार्यों का निर्वहन करते हैं, ये भी सही है। राष्ट्रपति की पदत्याग, अपदस्थीकरण, पदत्याग है, अपदस्थीकरण अथवा मृत्यु के चलते राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं उपराष्ट्रपति। तो यहाँ पर बात तो सभी सही है, सभी चारों ऑप्शन यहाँ डी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि प्राच्य पाश्चात्य शिक्षा के विवाद से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। प्राच्य पाश्चात्य शिक्षा के विवाद से संबंधित पहला दिया हुआ है कि प्राच्य विद्या के समर्थकों ने हिंदुओं और मुसलमानों के पुराने साहित्य के पुनरुत्थान को महत्व दिया। पहला कथन सही है। प्राच्य विद्या के समर्थकों का नेतृत्व मुनरो एवं एलिफिंस्टन ने किया था। तो प्राच्य विद्या के समर्थकों का नहीं, जबकि पाश्चात्य या आंग्ल शिक्षा का समर्थन किया था, ना कि प्राच्य का। तो दूसरा हो गया गलत। पाश्चात्य या आंग्ल शिक्षा के समर्थकों ने भारतीयों के एक ऐसे समूह का निर्माण करने पर बल दिया जो रंग एवं रक्त से भी तो भारतीय हों, परंतु विचार व रुचि एवं बुद्धि से अंग्रेज हों। तो यहाँ पर दोनों बातें बिल्कुल सही हैं, पहली और तीसरी। दूसरा गलत है। प्राच्य विद्या के समर्थकों का जो नेतृत्व किया था वह मुनरो एलिफिंस्टन ने नहीं, इन्होंने पाश्चात्य का किया था। प्राच्य विद्या का था एच.टी. प्रिंसेप ने किया था, न कि मुनरो एवं एलिफिंस्टन, क्योंकि मुनरो एवं एलिफिंस्टन ने आंग्ल विद्या या पाश्चात्य का किया था। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका सी सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 115 नंबर है। कथनों पर आपको विचार करना है, कौन सा सही है बताना है। गरीबी के सापेक्षी प्रतिमान मापन विधि में प्रायः गिनी गुणांक एवं लॉरेंज वक्र का प्रयोग किया जाता है, जिससे विभिन्न वायु वर्गों के बीच असमानता स्पष्ट हो जाती है। तो पहला कथन बिल्कुल सत्य है। दूसरा है कि भारत में निर्धनता मापन हेतु सापेक्षिक प्रतिमान का प्रयोग किया जाता है। तो सापेक्षी नहीं, जबकि निरपेक्ष प्रतिमान का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर यही गलत हो जाता है दूसरा अपने आप में। तो पहला और यहाँ पर सही है, दूसरा गलत है। तो केवल और केवल ऑप्शन यहाँ बी सही जवाब। अगला प्रश्न है जो बजट में तथ्य दिए होते उससे संबंधित फैक्ट है बेसिक इकोनॉमिक्स का, कि सरकारी बजट के राजस्व घाटे का जो कुल व्यय है, कुल व्यय यदि कुल आय से अधिक हो तो घाटे की मात्रा राजस्व घाटा कहलाती है। तो भाई सरकार के पास जितनी राजस्व इनकम है और जो राजस्व खर्चे हैं, अगर इनकम से खर्चे ज़्यादा हों, आय से व्यय ज़्यादा हो, तो घाटे की जो मात्रा होगी वो राजस्व घाटा कहलाएगी। बात बिल्कुल सही है। भारत में राजस्व घाटा शब्दावली का प्रयोग वित्त वर्ष 1997-98 से प्रारंभ हुआ है। बात बिल्कुल सही है। प्रभावी राजस्व घाटा, प्रभावी जो राजस्व घाटा अवधारणा है, भारत में पहली बार संघीय बजट 2004-05 में इस्तेमाल किया गया, जो कि गलत है। 4-5 में ना करके यहाँ पर 2011-12 होना चाहिए था, इसलिए तीसरा गलत है। पहला सही, दूसरा सही, तीसरा गलत। 1 और 2 सही, ऑप्शन ई सही जवाब। अगला प्रश्न है कि सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित करना है। कोयला क्षेत्र दिए हैं, लोकेशन करणपुरा ऊपरी दामोदर घाटी, सुहागपुर सोन नदी घाटी का है, और सोनहट जो कोयला क्षेत्र है महानदी घाटी में, और सिंगरेनी जो है गोदावरी नदी घाटी। तो बात तो सब सही है। 1, 2, 3 और 4, ऑप्शन बी सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 118 नंबर। पहला कथन है कि निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना, यानी लिग्नाइट जो कोयला है इसका सबसे बड़ा भंडार जो है झारखंड बताया गया। तो लिग्नाइट कोयले का सर्वाधिक भंडार हो, उत्पादन हो, दोनों की दोनों जो बातें हैं, भंडार उत्पादन सभी जो है आपको तमिलनाडु में मिलेंगे, तमिलनाडु। तो पहला हो गया आपका गलत। बिटुमिनस कोयले के सर्वाधिक भंडार तमिलनाडु में पाए जाते हैं। तो लिग्नाइट कोयले का तो तमिलनाडु है उत्पादन और भंडार, और जो बिटुमिनस है, बिटुमिनस कोयले का जो है वह झारखंड में हो जाएगा। तो एक दूसरे में क्या है, उल्टे लिख दिए। यहाँ पर झारखंड होना चाहिए, तमिलनाडु कर दिया झारखंड।
ठीक है, दोनों हो गया अपने आप में गलत। तो बिटवीनस कोयले के लिए आप कहाँ जाओगे? झारखंड। तो कोई नहीं सही, ऑप्शन डी सही जवाब है। अगला है कि भारत में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? सर्वाधिक ऊंचाई विश्व में तो टिटिकाका, यहाँ पर बताओ भारत में। तो भारत में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील सिक्किम की चोलामू झील है। कहाँ पर है? सिक्किम में। फुलहार लेक जहाँ से घूमती है निकलती है आपकी, फुलहार आपका यूपी से संबंधित। रूपकुंड है ना, रूपकुंड झील कहाँ पर है? यूके यानी उत्तराखंड है। चपनाला, चपनाला कहाँ है? असम में। निम्नलिखित कथनों में से सही कौन सा सुमेलित नहीं है आपको बताना। महाद्वीप दिए हैं, सबसे छोटा देश। तो एशिया महाद्वीप में सबसे छोटा जो देश है कौन सा है? ठीक है, पूरा मिलान करना आपको, यहाँ पर ये दिए हैं, बताना है। 4 हैं यहाँ पर आपकी, 4 कूट हैं, बताना है कौन सा सही होगा। तो कौन सा सुमेलित नहीं है बताओ। पहला दिया है एशिया, तो एशिया का महाद्वीप का सबसे छोटा जो देश है मालदीव है, बिल्कुल सही है। अफ्रीका महाद्वीप का सबसे जो छोटा देश है कौन सा है? तो यहाँ पर मॉरिशस बताया गया, जो कि गलत है, होना चाहिए था सेशल्स। क्या होना चाहिए था? सेशल्स होना चाहिए था। तो अफ्रीका का सबसे जो छोटा महाद्वीप है, यानी छोटा जो देश है अफ्रीका महाद्वीप का, वो सेशल्स है, ना कि मॉरिशस। दूसरा गलत हो गया। अगला है उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो उत्तरी अमेरिका का ग्रेनेडा बताया गया, जो कि गलत है। उत्तरी अमेरिका का सबसे छोटा देश है सेंट किट्स एंड नेविस। सेंट किट्स एंड नेविस उत्तरी अमेरिका का। तो ग्रेटर नोएडा हो गया गलत, यहाँ ग्रेनेडा जो है दिया गलत दिया है। यूरोपीय कंटिनेंट का सबसे जो छोटा देश है वह वेटिकन सिटी है, बिल्कुल सही है। तो एक और यहाँ पर 4 सही है, 2 और 3 सुमेलित नहीं, ऑप्शन ए सही जवाब बन जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती हैं? बंगाल की खाड़ी में न गिरने वाली नदियाँ, तो पेरियार नदी, मांडोवी और साबरमती। तो ये सभी तो आप जाती हैं इधर, गिरती हैं अरब सागर में। तो अरब सागर में है, ना कि बंगाल के खाड़ी में। पेरियार हो, मांडोवी, साबरमती सभी। ऑप्शन डी सही जवाब, 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, 1, 2 एंड 3 सभी जो है आपकी बंगाल खाड़ी में नहीं गिरती हैं, अरब सागर में गिरेंगी। निम्नलिखित में से कौन से तत्व मूल संरचना का हिस्सा नहीं है? पहला, भारत की संप्रभुता है, संविधान की सर्वोच्चता मूल संरचना, न्याय तक प्रभावी पहुंच है, संसद द्वारा बनाए गए कानून मूल संरचना का नहीं है पार्ट। ऑप्शन डी सही जवाब बन जाएगा। तो बेसिक स्ट्रक्चर जो मूल संरचना की अवधारणा है वह सर्वप्रथम जानते हो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में जो है बताया गया था। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो संप्रभुता है, संविधान की सर्वोच्चता है, न्याय तक पहुंच, ये सभी क्या है? बेसिक स्ट्रक्चर हैं। देखिए, संसद द्वारा बनाए गए कानून जो है बेसिक स्ट्रक्चर नहीं है, क्योंकि सरकार अगर संसद में कोई कानून पारित कर दिया जाए तो संविधान की जो मूलभूत संरचना अगर उसको ओवरराइड करता है तो नल एंड वाइड कर दिया जाता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो संसद द्वारा बनाए गए कानून कहाँ होंगे? बेसिक स्ट्रक्चर, है ना। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है कि संसद में अल्प सूचना के प्रश्न पूछे जाने से पूर्व सदस्य को निर्धारित रीति के भीतर कम से कम 10 दिन का नोटिस देना होता है। तो अल्प सूचना का अगर प्रश्न पूछना है तो उससे पहले आपको क्या है, जो सदस्य हैं उनको कम से कम 10 दिन का पहले जो है नोटिस देना है संसद में आपको, जिस भी सदस्य हैं आप, जिसकी संसद से, लोकसभा या राज्यसभा। बात बिल्कुल सही। अतारांकित प्रश्नों का उत्तर मौखिक दिया जाता है। तो जो अतारांकित हों उनको आप लिखित में दो, ना कि मौखिक में। जो तारांकित हों उनको प्रश्नों का उत्तर मौखिक में आप दे दो। तो अतारांकित में होगा लिखित और तारांकित होगा तो लिखित हो, यानी कि मौखिक हो जाएगा। तो केवल एक ही सही, ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न 124 नंबर है, सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है। पुस्तकालय है, मदरसे हैं और किससे संबंधित यहाँ पर बताना है। बैतुल उलूम पुस्तकालय, तो यह होगा जेबुनिसा से संबंधित, जेबुनिसा।
तो जेबिन इंसास से संबंधित हो गया आपका बैतुल उलूम पुस्तकालय। खैरुल मनाजिल मस्जिद सह मदरसा है ये किसी से संबंधित होगी तो माहम अनगा से। तो ए का हो गया 3, बी का हो गया 1। शेर मंडल पुस्तकालय किससे संबंधित? हुमायूं, तो सी का हो गया 4। आगरा का जो राजकीय पुस्तकालय है ये किससे संबंधित हो जाएगा? अकबर से, तो डी का हो गया 2। 3142, 3142 यहाँ कहीं दिख रहा है आपको? नहीं, 3412। चलिए 3142, तो 3142 ऑप्शन यहाँ पर आपका डी सही जवाब बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न सूची 1 दिया है, सूची 2 सुमेलित करना, संगठन और संस्थापक। पहला दिया है भारतीय राष्ट्रीय उदार संघ। तो भारतीय राष्ट्रीय उदार संघ की संस्थापक कौन? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। यूनाइटेड इंडिया पैट्रियाटिक एसोसिएशन के संस्थापक कौन? सर सैयद अहमद खां। इसके बाद है बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन है, तो इससे हो जाएंगे रिलेटेड फिरोज शाह मेहता। लंदन इंडियन कमेटी है तो पुरुषोत्तम मुदालियर। तो ए का 2 है और बी का 1 है। ए का 2, बी का 1। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी जो है वो आपका सही जवाब बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है 26। कार्लाइल सर्कुलर से संबंधित निम्नलिखित कथनों में सही कथन की पहचान कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला दिया है कि कार्लाइल सर्कुलर असहयोग आंदोलन से संबंधित है, तो पहला हो जाता है कथन यहाँ पर जो है गलत ही है कि असहयोग आंदोलन से नहीं संबंधित था, यह था स्वदेशी मूवमेंट से। स्वदेशी, तो जो स्वदेशी मूवमेंट रहा है तो उस समय की बात है। कार्लाइल जो सर्कुलर रहा है वो छात्रों को जो है आंदोलन में भाग न लेने की बात के लिए था। तो स्वदेशी आंदोलन बड़ी संख्या में छात्र जो है भाग ले रहे थे, तो उनको भाग ले देखकर जो है बंगाल सरकार के जो कार्यवाहक मुख्य सचिव रहे हैं कार्लाइल, इन्होंने कलेक्टरों के पास पत्र भेजकर कहा कि ये जो कॉलेज के छात्र हैं ना, ये आंदोलन भाग न लें, वरना जो है उनकी जो सरकारी सहायता है वो बंद कर दी जाएगी। अगला है कि सर्कुलर के जरिए ब्रिटिश सरकार की अधिकारी कार्लाइल ने शैक्षिक संस्थाओं के जरिए छात्रों को आंदोलन में भाग लेने से रोकने की। तो यहाँ पर जो कारण दिया है दूसरा वो तो सही है, लेकिन कथन में गलत है, तो ए गलत है, आर सही हो जाएगा। ऑप्शन डी सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन, पहला है जो इसकी स्थापना है वो कलकत्ता में की गई थी 1920 में। तो कलकत्ता में नहीं, ये बम्बई में हुई थी 1920 में, इसलिए पहला हो गया गलत। इसकी स्थापना वीपी वाडिया द्वारा की गई थी। वीपी वाडिया, तो वीपी वाडिया द्वारा नहीं, एन.एम. जोशी के द्वारा, इसलिए दूसरा हो गया गलत। इसकी जो अध्यक्षता है वो लाला लाजपत राय तथा उपाध्यक्ष जोसेफ बैप्टिस्टा थे। तो तीसरा कथन तो बिल्कुल सही है। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी सही जवाब केवल और केवल 3 है। अगला है कि जब एक प्रजाति को लाभ हो रहा हो तथा दूसरी अप्रभावी रहती है उसे कौन सी अंतःजातीय अन्योन्य क्रिया कहते हैं? ऑप्शन यहाँ पर आपका ए सही जवाब है, सहभोजिता, कम्युनिज्म। आगे बढ़ते हैं। अगला है कथन और कारण दिया है और आपको बताना है। कथन दिया है कि जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में बायोमास का जो पिरामिड है वह उल्टा हो सकता है। तो बात तो बिल्कुल सही, उल्टा हो सकता है। जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में बायोमास का जो पिरामिड उल्टा हो सकता है, क्योंकि जो जलीय पारितंत्र है इसके जो उत्पादक वो सूक्ष्म प्लावक होते हैं और ये तेजी से जो है वृद्धि तथा जनन करते हैं। तो दोनों की दोनों जो बातें हैं बिल्कुल सही है, लेकिन इसका जो कारण है कि इसलिए जो है जलीय पारिस्थितिकी में बायोमास का पिरामिड उल्टा हो सकता है, क्योंकि जलीय पारिस्थितिकी के उत्पादक सूक्ष्म प्लावक होते हैं जो कि तीव्र गति से जनन करती है। तो कारण नहीं है, बाकी बात दोनों सही है। ऑप्शन बी सही जवाब।
अगला है कि लोक अदालत के संबंध में सही कथन आपको बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। पहला है कि लोक अदालत की स्थापना वैकल्पिक विवाद निवारण तंत्र के रूप में की गई है। दूसरा कथन है कि लोक अदालतों द्वारा दिए गए निर्णय को दीवानी न्यायालय के निर्णय के रूप में स्वीकार किया जाता है। लोक अदालत के आदेश सभी पक्षों के लिए अंतिम तौर पर बाध्यकारी होते हैं। सभी बातें सही, ऑप्शन यहाँ डी सही जवाब बन जाएगा। अगला प्रश्न है कि विद्युत उत्पादन स्थापित क्षमता में हिस्सेदारी को ध्यान में रखते हुए सही अवरोही क्रम का चयन कीजिए। सही अवरोही क्रम विद्युत क्षमता। तो विद्युत उत्पादन स्थापित क्षमता में अवरोही क्रम अर्थात घटता क्रम है। तो सबसे ज़्यादा जो विद्युत उत्पादन स्थापित क्षमता है वो तापीय ऊर्जा है, या जल विद्युत या नाभिकीय तापीय विद्युत, कौन सा? यहाँ पर सही जवाब बनेगा सबसे ज़्यादा तापीय होगा, फिर नवीकरणीय ऊर्जा, फिर नाभिकीय। ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला है 131, निम्नलिखित में से भारत किस कृषि वस्तु के लिए जो विश्व में उत्पादन की दृष्टि से प्रथम स्थान पर है? तो भारत दूध के उत्पादन में पहले नंबर पर हो जाएगा, अंडे में जो है वो तीसरे नंबर पर है, दूध में पहले पर है, मांस उत्पादन में तो 8वें नंबर पर है, मत्स्य पालन में जो है वो दूसरे नंबर पर। तो प्रथम उत्पादन प्रथम में किस पर होगा? दूध में है केवल और केवल एक सही जवाब यहाँ पर बन रहा है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका ए सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि कोयला उत्पादक राज्यों भंडारण की दृष्टि भंडारण में और सही आरोही क्रम है। आरोही क्रम मतलब बढ़ते हुए क्रम में है, बढ़ते क्रम में। तो सबसे ज़्यादा जो भंडार आपको मिलेगा, अगर कोयला उत्पादन की बात करोगे तो उत्पादन की दृष्टि तो छत्तीसगढ़ नंबर 1 है, छत्तीसगढ़। और भंडारण की दृष्टि से झारखंड नंबर 1 है, तो झारखंड में सबसे ज़्यादा होगा। उसके बाद फिर उड़ीसा है भंडारण में, फिर छत्तीसगढ़ होगा, फिर उससे कम आपको मिलेगा पश्चिम बंगाल में। तो यहाँ पर आरोही क्रम पूछा हुआ गया है, बढ़ते हुए क्रम। तो सबसे ज़्यादा भंडारण जो आपको मिलेगा वो झारखंड, फिर उसके बाद यानी पश्चिम बंगाल में कम होगा, फिर इससे ऊपर जाएंगे छत्तीसगढ़ में, फिर उससे ऊपर आपको मिल जाएगा उड़ीसा में, फिर इससे ऊपर आपको झारखंड में। तो भंडारण की दृष्टि से सही आरोही क्रम ऑप्शन डी आपका सही जवाब बन जाएगा। अगर यहाँ पर अवरोही लिखा होता घटते हुए क्रम में तो आप ऑप्शन बी लगाते, आरोही है तो ऑप्शन डी लगाओगे। आगे बढ़ते हैं। हड़प्पाई मुद्राओं में सबसे अधिक संख्या में कौन से पशु का अंकन प्राप्त होता है? एक श्रृंगी पशु। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए सही जवाब है। हिंद यवन शासकों के संबंध में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि डेमेट्रियस वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक एंटियालकीड्स था। तो पहला हो गया गलत, क्योंकि एंटियालकीड्स नहीं था, इसका जो प्रसिद्ध शासक था वो मिनांडर था, मिनांडर। हेलियोडोरस एंटियालकीड्स का राजदूत था, यह सही है। कालिदास ने यवनों के आक्रमण का उल्लेख किया है, यह भी सही है। तो 2 और 3 सही, पहला गलत। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए सही जवाब है। अगला कथन है कारण है। दोपहर के 12 बजे इंद्रधनुष दिखाई नहीं पड़ता, कारण क्या बताया जा रहा है कि इस समय सूर्य जो है सीधे सर के ऊपर होता है, अतः वर्षा की बूंदों से प्रकाश का अपवर्तन नहीं हो पाता है। ऑप्शन यहाँ पर ए सही जवाब, कथन और कारण 2 सही, व्याख्या भी सही। अगला कथन है कि भारत में सर्वाधिक आर्द्रभूमि क्षेत्र वाला जो राज्य है वह गुजरात है। तो बात बिल्कुल सही है, आर्द्रभूमि क्षेत्र वाला जो राज्य है वो गुजरात है। सुंदरबन आर्द्रभूमि भारत की सबसे बड़ी आर्द्रभूमि है, यह भी सही है। लोकटक झील माउंटेन्स रिकॉर्ड में शामिल आर्द्रभूमि है, यह भी सही है। अगला है कि जो सोमोरीरी झील है वह शोकर आर्द्रभूमि कॉम्प्लेक्स जम्मू कश्मीर में है। तो जम्मू कश्मीर में नहीं है, ये लद्दाख यूटी में है, ठीक है, लद्दाख में। तो चौथा गलत हो गया, 1 2 3 सही, ऑप्शन ही सही जवाब है। अगला है कथन पर विचार करना, कौन सा सही है। लिखा है कि कर के ऊपर कर लगाना, यानी टैक्स के ऊपर टैक्स लगाना तथा जिसकी गणना कर दायित्व पर की जाती है उसे उपकर कहते हैं। यानी यहाँ पर आप सेस की बात की जा रही, सेस, जैसे कि एजुकेशन सेस है, स्वच्छ भारत सेस। तो टैक्स के ऊपर जो टैक्स लगाते हैं उसी को आप सेस कहोगे। तो कर के ऊपर अगर टैक्स लगाया जा रहा है तो
जिसकी गणना कर दायित्व पर की जाती है तो उसे सेस ना कर करके उसको अधिभार कहोगे, सरचार्ज कहा जाता है। तो पहला हो गया गलत, उसको उपकर नहीं, सेस नहीं, क्या कहोगे, सरचार्ज कहोगे, अधिभार कहोगे। कर के साथ उसी कर आधार पर किसी विशेष प्रयोजन के लिए लगाया गया जो कर है वो अधिभार नहीं, क्या होगा, सेस होगा, सेस कहलाता यानी उपकर होता है। तो एक दूसरे को उल्टा लिख दिए गए हैं। हाल के वर्षों में भारत में उपकर अधिभार की तरह ही कर दायित्व पर लगाया जा रहा है। तीसरा कथन सही, ऑप्शन यहाँ पर ही सही जवाब। 39 संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। दिल्ली के मुख्यमंत्री को दिल्ली के उपराज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है, गलत। मंत्री उपराज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, गलत, क्योंकि दिल्ली के बारे में विशेष बात है कि यहाँ के मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है आप विशेषकर राज्यपाल आप देखते हो हर जगह, लेकिन दिल्ली के लिए जो है स्पेशली राष्ट्रपति जो है नियुक्त किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। तो यहाँ पर जो मंत्री हैं, मंत्री भी जो है वो मुख्यमंत्री की ही सलाह पर क्या है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही अपना पद धारण करते हैं। तो पहला और दूसरा दोनों के दोनों क्या है आपकी गलत है, सही नहीं है, ऑप्शन डी सही जवाब। अगला है कि मतदान की आयु सीमा में कमी करने या वृद्धि करने के लिए अधिनियम को पारित किया जाना चाहिए। तो विशेष बहुमत और आधे राज्यों की सहमति द्वारा स्पेशल मेजॉरिटी, ऑप्शन यहाँ सी सही जवाब है। निम्नलिखित में से इंडोनेशिया का सबसे छोटा द्वीप कौन सा है। तो इंडोनेशिया का सबसे छोटा जो द्वीप है वह जावा है, ऑप्शन ए। जबकि बोर्नियो जो है वो सबसे बड़ा है इंडोनेशिया का। तो सबसे छोटा भी यही है, जावा है, और यहाँ पर सर्वाधिक जनघनत्व भी है जावा में। तो इंडोनेशिया का सबसे छोटा पूछा जाए सर्वाधिक जनघनत्व वाला तो जावा लगाएंगे, सबसे बड़ा पूछा जाए तो बोर्नियो लगाएंगे। निम्नलिखित झीलों में से कौन सी झील तंजानिया और युगांडा की सीमा बनाती है, ऑप्शन ए विक्टोरिया। निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना की सहायक नदी नहीं है, ऑप्शन यहाँ सी सही जवाब है, क्योंकि यह गंगा की है। निम्नलिखित जिलों में से सर्वाधिक वन क्षेत्र प्रतिशत वाला जिला कौन सा, यूपी स्पेशल प्रश्न। तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वन क्षेत्र प्रतिशत वाला जो जिला है वह सोनभद्र है। तो चंदौली नहीं है, पीलीभीत नहीं है, मिर्ज़ापुर नहीं है, चित्रकूट। तो अगर इसमें सोनभद्र है ही नहीं तो दूसरा जो रैंक होगा यानी चंदौली का उसको आप ले लोगे, क्योंकि सोनभद्र नहीं है। तो सोनभद्र में सबसे ज़्यादा, उसके बाद चंदौली है, उसके बाद पीलीभीत का नंबर आता है, फिर मिर्ज़ापुर, चित्रकूट है, यानी 4 दे दिए लेकिन पहले नहीं दिए यहाँ पर, तो आप दूसरा ले लो चंदौली का, ऑप्शन ई सही जवाब बना दोगे। आगरा घराने के जनक कहे जाने वाले सुजान खान किसके दरबारी गायक थे, ऑप्शन ए अकबर। यद्यप मैंने कुरान नहीं पढ़ा है, न ही कभी रोजे रखता हूँ और न ही कभी शुक्रवार की नमाज में सम्मिलित होता हूँ, फिर भी मैं सच्चा मुसलमान हूँ, यह किसने कहा था। ये कहने वाले थे अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला है आपका, निम्नलिखित नेताओं में से कौन 1925 ईस्वी में गांधी जी कार्यकाल की समाप्ति के बाद कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में उनका स्थान लिया। तो 1924 बेलगाम गांधी जी 25 में आते हैं, कानपुर की सरोजिनी नायडू अध्यक्षता करती हैं, ऑप्शन सी सही जवाब, यूपी स्पेशल है। आगे देखो, भूपरपट्टी में सर्वाधिक पाया जाने वाला जो तत्व है वह कौन सा है। भूपरपट्टी में, भूपरपट्टी में सबसे ज़्यादा जो पाया जाने वाला, जैसे कि ऑक्सीजन देखोगे तो 46.8%, सिलिकॉन जो है वो 27.72%। इसके बाद तीसरे नंबर पर आता है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम जो पाया जाता है वो 8.13% है। कार्बन जो है मिलता है आपको 0.6%। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर ऑक्सीजन की बात की, ऑप्शन यहाँ डी सही जवाब है। अगला है 149 यूपी स्पेशल। निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है। पहला है कि दुधवा उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। तो दुधवा नेशनल पार्क एक ही नेशनल पार्क है यूपी में, तो लखीमपुर खीरी में लोकेटेड है, पहला सही है। दुधवा टाइगर रिजर्व में किशनपुर वन्यजीव विहार एवं कतरनिया घाट वन्यजीव विहार सम्मिलित है, तो यह भी आपका सही हो जाता है। तो एक और दो दोनों सही, ऑप्शन सी सही जवाब है। लास्ट है 150 G7 के सदस्य देश कौन कौन से होंगे। तो G7 के सदस्य को आप कैसे याद रखते हो, इसको बहुत भी फेमस है, गर्लफ्रेंड जूस है। तो GF जूस, UICE, ठीक है, गर्लफ्रेंड जूस,
यहाँ से जी से जर्मनी हो जाएगा, एफ से फ्रांस है, जे से जापान होगा, यू से यूएसए यानी अमेरिका हो जाएगा, आई से इटली है, सी से यहाँ पर कनाडा होगा, और ई से इंग्लैंड यानी ब्रिटेन हो जाएगा। अब देख लो, अमेरिका भी है, फ्रांस है, ब्रिटेन है, इटली है, रसिया नहीं होगा। तो 1 3 4 5 1 3 4 5 कहाँ है? ऑप्शन डी सही जवाब, 1 3 4 5। तो ऑप्शन डी यहाँ सही जवाब है। इसी के साथ पूरा का पूरा 150 प्रश्नों की जो श्रृंखला रही है प्रैक्टिस सेट नंबर 1 कंप्लीट हो जाता है।